अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है शहजादा परवेज़ के कारनामे, कहानी नंबर 6, वहशी परिंदे। चारों मजदूर कुदालें फेंककर पीछे हट गए। उन्हें ज़मीन के अंदर सामने के रुख एक बहुत बड़ा बिच्छू रेंगता हुआ नजर आया। उसके मुंह में इंसानी खोपड़ी थी और उससे खून के कतरे टपकते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब मजदूरों ने गौर से देखा तो उनका खौफ कदरे कम हो गया। दरअसल वो जिंदा बिच्छू नहीं था, बल्कि बिच्छू की तस्वीर थी। मजदूरों को हकीकत का इल्म हो गया, लेकिन वो दोबारा उस जगह खुदाई करने की हिम्मत न कर सके। फौरन ही एक मजदूर शहजादा परवेज़ को इत्तला देने चला गया। वो उस पुराने महल के मशरकी हिस्से में काम की निगरानी कर रहा था। जैसे ही उसने मजदूर की जुबानी यह खबर सुनी, वो वहां पहुंच गया। शहजादा परवेज़ के हौसला दिलाने पर मजदूर फिर उसी जगह खुदाई करने लगे, क्योंकि वो खुद भी कुदाल लेकर उनके साथ शामिल हो गया। और कुछ देर बाद उन्होंने लोहे का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बरामद कर लिया। दरवाज़ा ज़मीन में सीधा लगा हुआ था। उसकी ऊंचाई 30 फुट और चौड़ाई 15 फुट थी, और उसकी बनावट अब तक बरामद होने वाले दरवाज़ों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। दरवाजे की मजबूती का शहजादा परवेज़ ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया। वो लोहे की बड़ी मजबूत चादर का बना हुआ था। दरवाजे में कोई ताला, कुंडा या जंजीर नहीं लगी हुई थी, बस एक फौलादी चट्टान की तरह ज़मीन में गड़ा हुआ था। शहजादा परवेज़ ने दरवाजे को आगे की तरफ धकेला, मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमज़ोर इंसान किसी पहाड़ को अपनी जगह से हटाना चाहता हो। फिर उसने उन मजदूरों को इशारा किया। वो दरवाजे के साथ जोर आजमाई करने लगे और अपना पूरा जोर लगा देने के बावजूद उसको हिला तक न सके। शहजादा परवेज़ ने कुछ और मजदूरों को उस जगह तलब किया। फिर उन सबको हुक्म दिया कि कुदालों की ज़रबात से दरवाजे को खोलने की कोशिश करें। बैक वक्त 6 ग्रांडील मजदूर आगे बढ़े और दरवाजे पर टूट पड़े। वो अपने पूरे जोर से उस पर कुदालें बरसा रहे थे। कुछ देर बाद वो बुरी तरह हाँफने लगे। उनके जिस्म पसीने में डूब रहे थे और सांस धौंकने की तरह चल रही थी। उन्होंने निढाल होकर कुदालें एक तरफ फेंक दी। बड़ी अजीब नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। शहजादा परवेज़ के चेहरे पर उलझन के आसार नुमाया हो गए। उसने नज़दीक खड़े हुए चंद दूसरे मजदूरों को इशारा किया और अपनी पेशानी से पसीने के खतरे साफ करने लगा। मजदूर कुदालें उठाकर फिर दरवाजे पर टूट पड़े तो यकायक एक हौलनाक चीख सुनाई दी। एक मजदूर गिरकर तड़पने लगा। उसकी पेशानी से खून का फवारा उबल पड़ा। वह खुदी हुई मिट्टी पर तड़प रहा था। शहजादा परवेज़ ने झुककर उसे देखा। कुदाल पूरी शिद्दत से पलटकर उसकी पेशानी पर लगी थी। जख्म बहुत गहरा था। चेहरा गरम गरम खून से तर हो गया। मजदूर थोड़ी देर तड़पता रहा, फिर उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर में पूरा अमला लोहे के दरवाजे के पास जमा हो गया। वो सब फटी फटी आंखों से मजदूर की लाश को देख रहे थे। इस खौफनाक हादसे ने उनमें सरासीमगी फैला दी। दिन ढल चुका था। काले काले बादल उमड़ कर चले आ रहे थे। हवा में खासी खुनकी हो चुकी थी। वो सब अपने अपने खेमे में चले गए तो बड़े जोर से बारिश होने लगी और सारी रात होती रही। सुबह हुई तो बारिश बंद हो गई। मजदूर की मौत के सबब काम भी उस दिन बंद ही रहा। शहजादा परवेज़ अपने खेमे में खंडर से बरामद होने वाले एक बड़े ही अजीब सिक्के को बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। फिर वो खेमे से बाहर निकल आया। अब उसका रुख खंडर की तरफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खंडर के शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। ये वही जगह थी जहां वो पुरस्रार आहनी दरवाज़ा बरामद हुआ था। दरवाजे पर बनी हुई सुरख बिच्छू की तस्वीर उसको दूर से ही नजर आ गई। वो बड़े भयानक अंदाज में इंसानी खोपड़ी को मुंह में दबाए हुए था। अचानक शहजादा परवेज़ जमीन से उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसको अपनी आंखों पर शुबा होने लगा। आहनी दरवाज़ा आप ही आप खुलना शुरू हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। कुछ देर बाद वो पूरी तरह खुल गया। अंदर भयानक तारीकी के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ये सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हुआ कि थोड़ी देर के लिए वो हैरत से बुत बनकर रह गया। लेकिन वो डरपोक नहीं था। वो अब तक बेशुमार बलाओं का मुकाबला कर चुका था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके अंदर दाखिल हो गया तो चलते चलते उसे एक कमरा नजर आया, जिसमें पुरानी तर्ज का एक पलंग पड़ा हुआ था और उसके गिर्द सुरख पर्दे लटक रहे थे। कमरा खासा लंबा था। उसकी दीवारें बिल्कुल सयाह थीं और यहाँ भी दीवारों पर खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थीं। उससे थोड़ी दूर एक मेज़ और एक कुर्सी पड़ी हुई थी। इसके अलावा कमरे में और कोई सामान ना था, ना वहाँ कोई मौजूद था। लेकिन शहजादा परवेज़ को यूं महसूस हो रहा था जैसे वहाँ कोई रहता ज़रूर है और उस वक्त भी वहाँ मौजूद हो, लेकिन नज़र ना आ रहा हो। अचानक शहजादा परवेज़ चौंक पड़ा। उसने कुर्सी के हिलने की आवाज़ सुनी। वह फौरन ही उस तरफ घूम गया तो उसे कुर्सी हिलती हुई महसूस हुई।
वो तेजी से कुर्सी के नजदीक पहुंच गया, मगर अब वो साकित थी। अब उसको पूरा यकीन हो गया कि कमरे के अंदर जरूर कोई पुरस्कार चीज मौजूद है। शहजादा परवेज काफी देर वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा, मगर उसे कुछ दिखाई ना दिया। वो कमरे से बाहर निकल आया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। पलंग सामने नजर आ रहा था, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी हैरत की इंतहा न रही। पलंग के गिर्द लटके हुए पर्दे उस वक्त हिल रहे थे। दूसरे ही लम्हे दरवाजे को हरकत हुई और आहिस्ता आहिस्ता बंद होता चला गया। शहजादा परवेज ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया, जो सख्ती से बंद था। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा दरवाजे को देखता रहा और फिर वहां से अपने खेमे में चला आया। उस वक्त रात हो चुकी थी। कभी कभी दूर किसी गीदड़ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे जाती और इसके बाद कब्रिस्तान की सी खामोशी छा जाती। तमाम खेमे अंधेरे में डूबे हुए थे। परवेज सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में उसको नींद आ गई तो अचानक एक भयानक चीख फिजा में गूंजी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खौफनाक बला चिंगाड़ी हो। पहली चीख की गूंजती हुई आवाज अभी खत्म न हुई थी कि एक और चीख सुनाई दी तो मजदूर और अमले के दूसरे लोग चीखते चिल्लाते खेमों से बाहर निकल आए। शहजादा परवेज खुद हैरान था। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और खेमे से बाहर आ गया। अभी वो अरगास और कैरोन के साथ बातें कर रहा था कि तीसरी चीख गूंजी। ये चीख पहले से ज्यादा हौलनाक और डरावनी थी। यूं मालूम होता था जैसे जहन्नुम की तमाम बलाएं यकजा होकर चीख चिल्ला रही हों। वीरान जंगल, पुरहौल सन्नाटा, अंधेरी रात में इन पुरस्कार चीखों ने सख्त दहशत तारी कर दी। शहजादा परवेज सख्त परेशान था। उसने सबको एक जगह इकट्ठा करके उनका खौफ दूर करने की कोशिश की तो अचानक फिर दहशतनाक चीख बुलंद हुई और परवेज उस चीख की तरफ चल पड़ा, जबकि अरगास और कैरोन ने उसको उधर जाने से रोका, लेकिन वो ना माना और थोड़ी देर में उस खंडर के वस्त में पहुंच गया। अरगास और कैरोन भी उसके साथ थे। अचानक वही दहशतनाक चीख फिर सुनाई दी तो अरगास और कैरोन की खौफ के मारे ये हालत हो गई कि काटो तो लहू ना था बदन में। हौलनाक चीखों की आवाजें आहनी दरवाजे की तरफ से आ रही थीं। शहजादा परवेज जल्दी से दरवाजे के करीब पहुंच गया, मगर अब भयानक चीखों की आवाज बंद हो गई। वह तीनों काफी देर तक आहनी दरवाजे के पास मौजूद रहे, मगर इसके बाद चीख की आवाज बुलंद न हुई। कुछ देर रुकने के बाद वो वापस लौटे, लेकिन जैसे ही वो अपने अपने खेमों में पहुंचे खौफनाक चीखें फिर सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे गौले बियाबानी चीख रहे हों। मजदूरों में शदीद बेचैनी फैली हुई थी, ताहम काम बराबर जारी था। शहजादा परवेज इसके मुतल्लिक कोई राय कायम न कर सका कि चीखों की आवाजें आहनी दरवाजे के पीछे कमरे से आ रही हैं या किसी और जगह से, लेकिन अरगास का ख्याल था कि कोई खौफनाक बला जमीन के अंदर छुपी बैठी चीख रही है। आहनी दरवाजे को तो फिलहाल छेड़ने का ख्याल ही ना था, अलबत्ता वो उसके इर्द गिर्द खुदाई करना जरूरी समझता था। शाम को काम बंद हो जाने के बाद शहजादा परवेज उठा और टहलता हुआ आहनी दरवाजे की तरफ चला। वो इस पुरस्कार कमरे के बारे में पूरी तवज्जो से सोच रहा था, लेकिन वो जितना सोच रहा था उसका जहन उतना ही उलझता जा रहा था। कुछ देर बाद वो आहनी दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने नजर उठाकर देखा दरवाजा उसी तरह बंद था और वो अगला कदम उठा भी ना पाया था कि अचानक दरवाजा खुलना शुरू हो गया। शहजादा परवेज अपनी जगह ठिठक कर रह गया। फिर अचानक उसके कदम आप ही आप आहनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इसमें उसके इरादे को कोई दखल न था, बस एक अनदेखी ताकत थी जो उसको आगे की जानिब धकेल रही थी। शहजादा परवेज फिर उस कमरे में पहुंच गया तो उसे पलंग के पास एक साया सा लहराता हुआ महसूस हुआ और इसके साथ ही कमरे के अंदर एक अजीब सी दूधिया रोशनी फैलने लगी, जिसमें अब वो साया सा कहीं नजर ना आ रहा था और ना वो कुर्सी वहां मौजूद थी जो उससे पहले उसने मेज के करीब देखी। शहजादा परवेज चंद लम्हे मबहूत खड़ा गौर से रोशनी को देखता रहा। फिर वो पलंग की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो उसके नजदीक नहीं पहुंचा था कि उसी हौलनाक चीख ने कमरे को हिला कर रख दिया। दूधिया रोशनी भी चीख की आवाज के साथ ही गायब हो गई और आहनी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। शहजादा परवेज जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसको यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़कर रोक लिया हो। उसने घूमकर देखा, मगर उसके करीब कोई मौजूद ना था। अलबत्ता उसको अपने जिस्म पर नजर न आने वाले हाथों की गिरफ्त महसूस हो रही थी और इसके साथ ही उसने नुस्वानी हंसी की आवाज सुनी। आवाज उसके दाएं जानिब से आई थी। उसने मुड़कर देखा, सामने दीवार पर एक लड़की का हल्का हल्का साया था। एक बार फिर वही हंसी की आवाज सुनाई दी तो उसके साथ ही कमरे का फर्श एक जगह आधा इधर आधा उधर से रखने लगा और उसमें एक तालाब नमूदार हुआ, जिसके पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं और उनमें एक ऐसी मछली भी थी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग सुर्ख और बाजू सुनहरी थे। उसकी दुम पर पीली धारियां थीं और सर पर सफेद रंग का एक ताज सा रखा हुआ था।
शहजादा परवेज दीवार पर रेंगते हुए साए को भूल गया और उस मछली को देखने लगा। वो तालाब पर झुक गया। एक बार मछली जो ही उसके करीब से गुजरी, वो उसे पकड़ने के लिए झुका, लेकिन मछली उसके हाथ से फिसलकर बहुत दूर चली गई और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका, हौज में गिर गया। तो कोई चीज़ उसे पानी में नीचे ही नीचे खींचती चली गई। उसने उभर कर पानी से ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसी लम्हे उसने पानी के अंदर एक दरवाज़ा देखा जो बंद था, लेकिन जब वो उस दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाज़ा खुल गया और कोई चीज़ उसको अंदर खींच कर ले गई। आगे एक और दरवाज़ा था, लेकिन वहाँ पानी ना था। दरवाजे पर एक अजीबुल खलकत इंसान की भयानक तस्वीर बनी हुई थी। उसके लंबे और नोकीले दांत बाहर निकले हुए थे, कान हाथी की तरह बड़े बड़े थे, सुर्ख आंखें हलकों से बाहर निकली पड़ रही थीं। यकायक फिर एक चीख सुनाई दी। बंद दरवाज़ा खुल गया तो उसे दरवाजे में एक खौफनाक इंसानी ढांचा खड़ा नजर आया, जो दूसरे ही लम्हे दरवाजे से बाहर आ गया। ढांचे ने अपने दोनों हाथ परवेज की तरफ बढ़ाकर उसका गला घोंटने की कोशिश की और एक खौफनाक कहकहा लगाया। शहजादा परवेज ने झटका मारकर अपनी गर्दन छुड़ा ली और एक पत्थर उठाकर ढांचे पर दे मारा। वजनी पत्थर उसकी टांग पर पड़ा। वो घुटने के पास से टूटकर जमीन पर गिरा। ढांचे ने एक खौफनाक चीख मारी। उसने अपनी टूटी हुई टांग को उठाया और भाग निकला, तो शहजादा परवेज ने उसका ताकुब किया। ढांचा एक कमरे में जा घुसा। शहजादा परवेज उसके पीछे पीछे आ रहा था। कमरे में घुसते ही उसने एक हौलनाक मंजर देखा। फर्श के एक हिस्से पर जानवरों की आंतों से बने हुए एक जाल में सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे थे, और फिर उसके देखते ही देखते जमीन से एक सांप नमूदार हुआ। वो बिच्छुओं को खाने लगा तो अचानक उसके जिस्म का हुजम बढ़ने लगा। उसकी लंबाई कम होती जा रही थी और जिस्म मोटा हो रहा था। कुड़ियाले धब्बे भी मध्यम पड़ने लगे। वो सब बिच्छुओं को खा गया और थोड़ी देर के अंदर अंदर उसकी जगह एक बूढ़ा चित लेटा हुआ था। वो अंधा था। आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे। थोड़ी देर वो पुरस्कार बूढ़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। फिर उसका मुंह खुला और उसमें से एक जुबान बाहर निकल आई, हाथ भर लंबी जुबान, और उसकी जुबान बिल्कुल हाथ से मिलती जुलती थी। लंबा सा बाजू, हथेली जिसकी 5 उंगलियां। तुम कौन हो? उसने शहजादा परवेज से पूछा। मैं शारिस्तान का शहजादा परवेज हूँ। शहजादा परवेज ने जवाब दिया। यहाँ क्यों आए हो? चश्माए हैवां के नक्शे की तलाश में। उस नक्शे को हासिल करना कोई आसान काम नहीं, मगर मैं उसे हर कीमत पर हासिल करूंगा। वो बड़ी बहादुरी का काम है और मैं बुज़दिल नहीं। शहजादा परवेज ने कहा। मुझे ये भी मालूम करना है कि सुनहरी ऊन कहाँ है। सुनहरी ऊन? हाँ वही। अच्छा, तो सुनहरी ऊन हासिल करने का भी ख्याल है तुम्हारा? इसीलिए तो इतनी बलाओं से लड़ता लड़ाता यहाँ पहुँचा हूँ। मैं मुकद्दस पहाड़ पर देवता से हमकलाम हुआ था। मुझे देवता ने कहा वो नक्शा किला सफ़ेद में है। और तुम कौन हो? मैं ऊनास हूँ। ऊनास कौन? एक नाग, जो अब नाग नहीं इंसान है। क्या मतलब? सांप जब 100 साल का हो जाता है तो इंसान का रूप धार लेता है। फिर वो जादू के बड़े बड़े अजीबोगरीब काम दिखा सकता है। तो क्या फिर तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जरूर करूंगा। देवता का नाम तुम्हारी जुबान से सुनते ही मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई। तो फिर बताओ वो नक्शा कहाँ है? वो नक्शा इसी किला में है, जरियान के कब्जा में है। जरियान कौन? एक जादूगर जो इस किले पर काबिज है और इस किले में बसेरा करने वाली हर बला उसके कब्जे में है। उसने जादू से यहाँ की हर चीज को ज़ेर किया हुआ है। उसने इन खंडरों में जादू का एक शहर बसाया हुआ है। उसने जादू के इंसान बनाए हुए हैं। इसका मतलब है मुझे जरियान से लड़ना होगा, मगर तुम उसका मुकाबला ना कर सकोगे। मैं उसका मुकाबला करूंगा और जरूर करूंगा। क्या तुम इतने ही बहादुर हो? इसका पता तुम्हें उस वक्त चलेगा जब मेरा और जरियान का मुकाबला होगा। शहजादा परवेज ने कहा। जरियान इस वक्त कहाँ होगा? जादू महल में। उनास ने जवाब दिया। जादू महल कहाँ है? तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे तो तुम्हें जादू का शहर नजर आएगा। जादू महल उसी शहर में है। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और ना तुम अब मुझसे कोई सवाल करना। जाओ, जिस काम पर आए हो वो काम करो, उनास ने कहा। और शहजादा परवेज चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही शहजादा परवेज ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। रात के अंधेरे में उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा जो कम से कम कोई 200 मील चौड़ा होगा, और उसमें जमीन ऊपर से नीचे को ढलवान होती चली गई थी, और उसमें काफी दूर नीचे जाकर एक और आसमान नजर आ रहा था। यानी उस आसमान के नीचे एक बहुत बड़े गड्ढे में एक और आसमान, जिसमें सफेद सितारे झिलमिला रहे थे। आसमान का रंग नारंगी था और उसके नीचे सोने की तरह चमकता हुआ सुनहरा मैदान था, जिसमें सफेद सफेद कोहान जैसे मकान बेहद खूबसूरत मालूम हो रहे थे। हर मकान की छत से नीले रंग के शोले उठ रहे थे।
उन शोलों की चमक ने रात में भी दिन का सा समा पैदा कर रखा था। हर चीज साफ देखी जा सकती थी। यूं मालूम होता था जैसे सुनहरे मैदान में नीले शोलों का एक शहर आबाद है, लेकिन कोई इंसान दिखाई न दे रहा था। शहजादा परवेज ढलान पर से नीचे उतरता चला गया। काफी नीचे पहुंचकर जब उसने ऊपर देखा तो वो जगह जहां से वो चला था उसे 10-12 मील की बुलंदी पर दिखाई दे रही थी। अब वो सुनहरे मैदान में उन खूबसूरत मकानों के करीब पहुंच गया जिनके ऊपर नारंगी रंग का आसमान फैला हुआ था, जिसमें सफेद सितारे झिलमिला रहे थे, और एक दूसरा आसमान भी था जो उस गड्ढे के मीलों चौड़े शगाफ से बाहर नजर आ रहा था। ये गड्ढा उन दोनों आसमानों को आपस में जुदा करता था, एक आसमान ऊपर दूसरा नीचे, और दोनों के दरमियान जमीन में काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा। ऊपर के आसमान का रंग उस वक्त स्याह नजर आ रहा था और उसमें रह रहकर बिजली चमक रही थी। बादल गरज रहे थे जिनके गरजने की आवाज उसे यूं मालूम हो रही थी जैसे दूर, बहुत दूर कहीं ढोल बज रहे हों। परवेज ने इससे यही अंदाजा लगाया कि उसके गड्ढे में उतरते ही ऊपर के आसमान में काले काले बादल छा गई हैं और रह रहकर बिजली चमकने लगी है। अभी वो उन अजीबोगरीब मकानों से काफी दूर था कि उसने अपने गिर्द चकराती हुई सुरख शुआओं को देखा। शुआओं की बारीक बारीक जुबानों ने उसके गिर्द एक जाल सा बुन दिया जिनसे निकल जाना उसके लिए आसान बात न थी। नारंगी आसमान पर सितारों में तब्दीलियां हो रही थीं। यकायक उसकी नजरों ने दूर 8 सुरख मिलते जुलते नुक्ते से देखे तो वो बड़े गौर से उन नुक्तों को देखने लगा। उसने आने वाले खतरे को भांप लिया। उसने जल्दी से जंबील से उड़ने वाले जूते निकालकर पहन लिए, तलवार निकाल ली। बड़ी तेजी से उसके करीब आते हुए सुरख नुक्ते अब उसे शोले मालूम हो रहे थे। फिर जब वो और ज्यादा करीब आ गए तो उसने देखा कि आग उगलते 8 अजदा उड़ते आ रहे हैं। इधर परवेज भी उड़ने वाले जूतों की मदद से उड़ने लगा और अपने इर्द गिर्द नाचती लकीरों के जाल से निकल गया। उसकी दाएं तरफ से 2 अजदा बढ़ रहे थे। उसने उनके मुंह से निकलते हुए शोलों से बच बचाकर एक के बाद एक उन पर कई वार किए तो उनके हर वार पर दोनों अजदाओं का कोई ना कोई टुकड़ा कटकर नीचे गिरता गया। दूसरे ही लम्हे जादू के शहर से एक चमकदार लकीर नारंगी आसमान की तरफ बुलंद हुई जो रोशनी की रफ्तार से कई गुना तेज थी। अब वो बहुत से सैयारों के दरमियान से गुजर रहा था। उसने कई सैयारों में आबादी महसूस की। बहुत से शहाबे साकिबों ने उसका ताकुब किया। उसने अपने आसपास झिलमिलाते हुए सैयारों पर निगाह दौड़ाई और हल्के गुलाबी रंग के एक सैयारे पर उसकी निगाह टिक गई। गुलाबी सैयारा हर लम्हा उसके करीब होता जा रहा था। उसकी आबोताब बढ़ती जा रही थी। शहजादा परवेज की आंखें उसकी चमक से खीरा हो रही थीं। आखिर वो गुलाबी सैयारे की फिजा में दाखिल हो गया। उसके चारों तरफ गुलाबी रंग बिखर गया। सैयारे की फिजा खिले हुए फूल की तरह थी। पूरा सैयारा किसी पुरस्कार खुशबू से महक रहा था। सारी फिजा खामोश थी। काफी देर तक वह सैयारे की फिजा में घूमता रहा। नीचे कुछ धुंधले धुंधले नकूश नजर आ रहे थे। शायद यहाँ के रहने वालों के मकान थे। उन मकानों को देखने और उस सैयारे की जमीन पर उतरने की ख्वाहिश शहजादा परवेज के दिल में शदीद हो गई तो वो किसी परिंदे की तरह नीचे उतर गया। जिस जगह वो उतरा था वहां चट्टानें बिखरी हुई थीं, लेकिन ये चट्टानें सख्त न थीं। ये चट्टानें स्पंज की तरह नरम थीं, लेकिन इतनी नरम भी नहीं कि उसका बोझ बर्दाश्त न कर सकें। हाँ, अलबत्ता पाँव के नीचे नरमाहट का एहसास जरूर होता था। अभी तक उसको इस सियारे की कोई मखलूक नजर न आई थी, लेकिन उसे अपनी हिफाजत का एहसास भी जरूर था। मुमकिन था वो खूबसूरत सैयारा बड़ा खौफनाक साबित हो। किसी सिमत के बारे में उसे कुछ मालूम न था कि कौन सी सिमत उसे कहाँ ले जाएगी, इसलिए वो सिमत का तयन जरूरी ना समझकर जिधर रुख था उसी तरफ आगे बढ़ गया। स्पंज सी नरम जमीन पर चलते हुए उसे एक अनोखा सरूर महसूस हो रहा था। चलने में उसे कोई दिक्कत महसूस न हो रही थी, बल्कि जमीन उसके कदमों को ऊपर उछाल देती। वो आसपास के खूबसूरत नज़ारे देखता हुआ आगे बढ़ता गया तो अचानक उसे एक कहकहा सुनाई दिया, जैसे घुंघरू छनक जाएं, और वह ठिठक कर रुक गया। उसकी नजरें कहकहा मारने वाले को तलाश करने लगीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दिया। दूर दूर तक चट्टानें वीरान पड़ी थीं, उसे कोई चीज दिखाई ना दी। वैसा ही एक और कहकहा सुनाई दिया तो उसकी नजर चट्टान की तरफ उठ गई और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इतने में उसे एक और कहकहा सुनाई दिया। एक चट्टान में 2 होंठ उभरे हुए थे, खुले हुए होंठ, जिनमें से चमकदार दांत झांक रहे थे। कहकहे इसी चट्टान से निकल रहे थे। पुरस्कार होंठ, पुरस्कार कहकहे। वह हैरान खड़ा उन होंठों को देखता रहा और फिर उसे अपनी पिछली तरफ एक दूसरी आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से पलटा और अपने कदमों के नजदीक ही उसने चट्टान के होंठ देखे। ये चट्टान भी मुंह खोले हंस रही थी। वही खुले हुए होंठ, सफेद दांत। ये क्या है? ये कैसी अनोखी चट्टानें हैं, उसने दिल में सोचा। फिर उसको अपने बाएं तरफ एक और कहकहा सुनाई दिया।
इतने में दूर से भी कहकहे उभरे। इसके बाद तो चारों तरफ से कहकहों के तूफान में घिर गया। वो कहकहों की आवाज़ों से दूर निकलने के लिए वहशत में एक तरफ भागने लगा। वो इन कहकहों से दूर निकल जाना चाहता था। उसे इन कहकहों से वहशत हो रही थी। वो बहुत दूर निकल आया। कहकहे उसका पीछा करते रहे। जहां उसका कदम पड़ता वही होंठ नमूदार हो जाते और मुंह खोलकर हंसने लगते। फिर दूर उसको दरख्त नजर आए। दरख्तों के दरमियान सुरख सियाल बह रहा था। ये शायद पानी था। किनारे पर आतिशी घास लहरा रही थी। यहाँ पहुंचकर उसने महसूस किया कि अब उसके कदमों के करीब होंठ नहीं खुल रहे। हंसती हुई चट्टानें पीछे रह गई थीं। अब उसके कदम आतिशी घास पर पड़ रहे थे। उसके दौड़ने की रफ्तार सुस्त हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रुक गया। उसने सियाल को देखा जो सोने की तरह चमक रहा था। सुनहरा पानी उसको बेहद हसीन लग रहा था और छोटी सी नदी के किनारे उगी हुई घास से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। झुककर सुनहरी पानी को उंगली से छू कर देखा। अचानक उसे पिछली तरफ आहट सुनाई दी। वह चौंक कर पलट पड़ा। तब उसकी नजरों ने एक और नजारा देखा। उसे नन्ही मुन्नी 2 परियां नजर आईं। उन्होंने फूलों की पंखड़ियों के लिबास पहने हुए थे। वो आंखें फाड़े उन परियों को देखने लगा, जबकि वो परियां भी उसको बड़े गौर से देख रही थीं। वो जहां था वहीं बुत बना खड़ा रहा। परियों में एक बेचैनी सी पैदा हो गई और वो अपनी नीली नीली जुगनू सी आंखें घुमा घुमा कर एक दूसरे को देख रही थीं। दूसरे ही लम्हे उनके हाथ आगे बढ़े। उनके हाथों में सुनहरी और लचकदार डोरियां थीं, जिनके दोनों सिरों पर लकड़ी की वजनी गेंदें बंधी हुई थीं। ये शायद उनके हथियार थे। परियों ने अजीब अंदाज में हाथ घुमाकर वो डोरियां उसकी तरफ उछाली तो डोरियां शहजादा परवेज के जिस्म से लिपटने लगी। पहले उसके दोनों हाथ डोरियों में जकड़े गए, फिर पांव, फिर सर और जिस्म के दूसरे हिस्से। और शहजादा परवेज था कि बुत बना खड़ा था। वो दिल में हंस रहा था। बेचारी नन्ही मुन्नी परियां। वो देखना चाहता था कि आखिर ये करती क्या हैं। उसने डोरियों से आज़ाद होने की जरा कोशिश न की। परियां उछलते कूदते हुए बड़ी खुश हो रही थीं, कहकहे लगा रही थीं। वो चुपचाप उनको देखता रहा। परियां आगे बढ़ीं, उसके नज़दीक पहुंच गईं। फिर एक परी ने डरते डरते उसे हाथ लगाया। शहजादा परवेज ने अब भी कोई हरकत ना की तो परियां नडर हो गईं। उन्होंने खुसर फुसर आपस में कुछ गुफ्तगू की और इसके बाद उन्होंने मिलकर उसे उठा लिया और चट्टानों में बने सुराखों के नज़दीक पहुंच गईं। चट्टानों में बेशुमार सुराख थे जो इतने कुशादा थे कि बहुत से इंसान एक साथ उन सुराखों से गुजर जाएं। और शहजादा परवेज ने हैरत से उनके रहने की जगहों को देखा। सुराख बाहर से छोटे थे लेकिन अंदर से ऊंचे खुले गारों की शक्ल रखते थे। उन गारों को रोशनी देने वाले पत्थरों से रोशन किया गया था। अंदर जानवरों की खालों और रंगीन पत्थरों से आराइश की गई थी। पत्थरों की नशिस्तें नसब थीं जिन पर घास बिछाकर उन्हें नरम बना लिया गया था। ऐसी ही एक लंबी चौड़ी सिल पर उन्होंने जोर से उसे पटक दिया। शहजादा परवेज ने ऐसे मुंह बनाया जैसे नीचे गिरने की तकलीफ के लिए खुद को तैयार कर रहा हो, लेकिन पत्थर की सिल भी अस्फंज की तरह नरम थी। और फिर घास ने उसको और नरम कर दिया। उसे जरा भी चोट ना लगी। परियां खिलखिलाकर हंस रही थीं। शहजादा परवेज चुपचाप उनको देखता रहा। फिर सिर्फ 4 परियां पत्थर की सिल के चारों तरफ पहरा देने के लिए खड़ी हो गईं। बाकी सब बाहर निकल गईं तो थोड़ी देर में परवेज ने उनसे गुफ्तगू करने के बारे में सोचा और फिर उसने उनमें से एक परी को मुखातिब किया। उसकी आवाज़ पर परी चौंक पड़ी। उन सब ने हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उस पर झुक गईं। अच्छी परियो, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? शहजादा परवेज ने पूछा। हाँ, समझ सकती हैं, एक परी ने जवाब दिया। मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगा, मुझे खोल दो, परवेज ने कहा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकती, हमको इजाज़त नहीं है। तुमको ये मालूम नहीं भोली भाली परियो, ये जो तुमने मुझे जंजीरें पहनाई हैं मैं इनको बस एक झटके में तोड़ सकता हूँ। ओह, फिर तो तुम कोई देव हो, तुमसे डरना चाहिए, परी ने डरते हुए कहा। इतने में सुराख के पास आहटें सुनाई दी और शहजादा परवेज ने परियों की पूरी फौज अंदर दाखिल होते देखी और 3 परियां आगे बढ़ीं और बाकी परियों ने उनके लिए जगह छोड़ दी। वो दूसरी परियों से ज्यादा कद्दावर थीं और उनके शानों पर बड़े चमकदार पर थे। उनके इशारे पर परियां शहजादा परवेज को फिर उठाकर ले चलीं तो उसने एक बहुत कुशादा सुराख देखा। उस सुराख पर 2 परियां पहरा दे रही थीं। इसका मतलब ये था कि वो उनकी मलका की रिहाइशगाह थी। परियां उसको अजीमो शानगार में लेकर दाखिल हो चुकी थीं, जिसकी सजावट हैरान कुन थी। यहाँ मेहराबें और सतून बने हुए थे जो चमकदार पत्थरों से सजे हुए थे और उन पत्थरों से निकलती हुई रोशनियाँ उस माहौल को कौसे कज़ा बना रही थीं। नीचे का फर्श चिकना था कि चलने वाले का अक्स उस फर्श में नजर आता। एक बहुत बड़े हॉल से गुजरकर वो एक सुराख में दाखिल हो गई।
जिसके दूसरी तरफ इससे भी बड़ा हॉल था। ये हॉल लंबूतरा था और एक राहदारी सी दूर तक चली गई थी, जिसके दोनों तरफ परियां दीवार से लगी बादब खड़ी थीं, और जहां राहदारी खत्म होती थी वहां आग सी लगी हुई मालूम होती थी। ये आतिशी रंग का एक बहुत बड़ा पत्थर था, जिसे निहायत खूबसूरती से तराश कर एक तख्त बनाया गया था, और उस पर कौसे कज़ा के रंगों के परों वाली एक बड़ी खूबसूरत परी बैठी थी। परियों ने परवेज को उसके सामने पेश किया तो उसने कुछ कहा। परियों ने शहजादा परवेज के जिस्म से लिपटी हुई डोरियां खोल दी। वो परी दूसरी परियों की मलका थी, उसका नाम सौसन था। सौसन ने तख्त पर से जादू की छड़ी उठाई। उससे जर्द रंग की रोशनी निकल रही थी, जो सीधी शहजादा परवेज के जिस्म और चेहरे पर पड़ने लगी। एकाएकी शहजादा परवेज को अपना जहन खुलता हुआ महसूस हुआ। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जहन किसी जादू के जेर असर हो गया था, लेकिन वह पुरस्रार रोशनी पड़ने से जादू टूट गया। फिर परियों की मलका सौसन की आवाज सुनाई दी, ए अजनबी, तुम क्या हो? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? शक्ल से तो किसी मुल्क के शहजादे मालूम होते हो। हाँ, मैं मुल्क शारिस्तान का शहजादा हूँ, शहजादा परवेज ने जवाब दिया, और परियों की मलका को अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनाई। तो परियों की मलका ने कहा, मैं परियों की मलका हूँ, मेरा नाम सौसन है, किला सफ़ेद पर मेरी हुकूमत थी। फिर अचानक एक दिन एक बहुत बड़े जादूगर जरियान ने किला सफ़ेद पर जादू के जरिए कब्जा कर लिया। उसने इन पुराने खंडरों में जादू का एक शहर बसाया, जादू से आसमान बनाया, उसमें सियारे बनाए। ये सैयारा जिसमें तुम ये सब कुछ देख रहे हो और इस वक्त मौजूद हो, उसी ने बनाया। जरियान मेरे साथ शादी करना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया, तो उसने मुझे और मेरी रियाया तमाम परियों को इस सैयारे में कैद कर दिया। तो क्या तुम यहाँ कैदी हो? परवेज ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ कैद हूँ, और हर वक्त उस जालिम जादूगर की कैद से निकलने की तदबीर सोचती रहती हूँ। अब तुम फिक्र न करो परियों की मलका, मैं तुम्हें जरियान जादूगर की कैद से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुमको वो नक्शे की तलाश करने में मेरी मदद करना होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मलका सौसन ने कहा। वो नक्शा जरियान जादूगर के पास है और एक ऐसे संदूक में बंद है जिसमें नक्शे के अलावा बड़े कीमती जवाहरात भी हैं। क्या तुम मुझे बता सकोगी जरियान जादूगर का जादू महल कहाँ है? किला सफ़ेद में, जहाँ से तुम इस सैयारे में दाखिल हुए हो। मगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि तुम इस सैयारे में कैसे आए हो, जबकि यहाँ तक किसी इंसान का पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं अपने इन जादू के जूतों की मदद से उड़कर यहाँ पहुँचा हूँ। तो क्या तुम भी कोई जादूगर हो? मैं जादूगरों का भी बाप हूँ, अब तक बेशुमार जादूगरों को गधा बना चुका हूँ। तो फिर तुमने जरियान जादूगर को भी गधा बनाया होता, इस सैयारे पर क्यों चले आए हो? परियों की मलका सौसन ने कहा, मैं खुद नहीं आया, कोई अनदेखी ताकत मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं जादू नगर में दाखिल हुआ तो 8 अजदहाओं ने मेरा रास्ता रोका। मैंने उनके साथ मुकाबला किया। अजदहा आग उगलते हुए और उड़ते हुए मुझ पर झपट पड़े, तो मैंने भी उड़ने वाले जूते पहन लिए, तलवार निकाल ली, 2 अजदहाओं को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और उड़ता हुआ इस सैयारे में पहुंच गया। ये सैयारे, ये आसमान भी मालूम होता है जो जरियान जादूगर ही ने जादू से बनाया हुआ है। शहजादा परवेज ने कहा, तुम ठीक कहते हो। परियों की मलका सौसन ने कहा, लेकिन तुम खतरे में हो, जरियान अब तुम्हें भी यहाँ कैद कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस सैयारे से उड़कर वापस जादू के शहर में जा रहा हूँ। चलो तुम भी सब मेरे साथ चलो, इस कैद से निकल चलो। और सब परियां आपस में खुसर फुसर करने लगी, जबकि उनकी मलका सौसन गहरी सोच में पड़ गई। आखिर उसने यही फैसला किया कि शहजादा परवेज के साथ जितनी जल्दी हो सके इस सैयारे से निकलने की कोशिश करे, और उसने ऐसा ही किया। वो सब उस सैयारे से निकलकर नीचे जादू के शहर की तरफ परवाज करने लगी, जबकि शहजादा परवेज उनसे आगे था। शहजादा परवेज के उस पुरस्कार सैयारे में उतर जाने पर जरियान जादूगर और उसके कारिंदे शहजादा परवेज को जादू के शहर में तलाश कर रहे थे। शहजादा परवेज जब जादू के शहर में दाखिल हुआ था तो जरियान ने उसे जादू के शीशे में देख लिया, और उसे ये तशवीश हो रही थी कि यह अजनबी कौन है, क्यों आया है। और फिर उसने जादू ही से ये मालूम कर लिया था कि आने वाला उसका दुश्मन है। जरियान ने अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए 8 अजदहा उसके पीछे लगा दिए कि उसे अपनी फुंकारों से जलाकर खाक कर दें। लेकिन 2 अजदहाओं को हलाक करने के बाद शहजादा परवेज अचानक गायब हो गया। वो जादू के शीशे में भी जरियान को नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि जरियान ने अपने कारिंदे शहर में चारों तरफ दौड़ा दिए कि उस अजनबी को तलाश करें और जहां कहीं वो नजर पड़े उसको गिरफ्तार करके ले आए। जादू के शहर में एक जगह एक एहराम था। जरियान के कारिंदों का ख्याल था कि उस एहराम के नीचे एक खुफिया तहखाना है और वो अजनबी उसमें छुप गया है। एहराम में घुसकर उन्होंने तहखाने को तलाश करने की मुहिम का आगाज किया।
हर कमरे के फर्श को ठोक बजा कर देखा, लेकिन किसी भी कमरे के फर्श से ऐसी आवाज़ ना आई जिससे वहाँ तय खाने की मौजूदगी का पता चलता। जरियान के कारिंदों ने बहुत कहा सुना कि यहाँ कोई तय खाना मालूम नहीं होता, लेकिन उनका सरदार यरमाग इससे मुतमईन ना हुआ। उसने खुदाई का हुक्म दे दिया। बैक वक्त 200 कारिंदे इस काम में मसरूफ़ हो गए। 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एहराम को तकरीबन खंडर बनाकर रख दिया, लेकिन बेसूद, कुछ पता न चल सका। हाँ, अलबत्ता इस बात का यकीन ज़रूर हो गया कि वहाँ कोई तय खाना नहीं था। जरियान किसी पागल कुत्ते की तरह गुस्से से सारी इमारत में गुर्राता फिर रहा था। वो यरमाग पर बरस रहा था, तुमने ये सब कुछ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। नहीं मालिक, आप मेरी नीयत पर शुबा न करें। मैंने अपनी आंखों से एक साया सा एहराम में छुपते देखा था, यरमाग ने सहमी सहमी आवाज़ में कहा। तो फिर आखिर वो कहाँ गायब हो गया? जरियान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ? यरमाग ने खौफ से खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। आप मालिक मुझसे बेहतर जानते हैं। जरियान ने उसको कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब था कि वो अपने जहन पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा है। शहजादा परवेज़ इसी असना में परियों की मलका सौसन और उसकी परियों के साथ एक मोहब्बत के करीब जादू के शहर में उतरा था। ये मोहब्बत एक बहुत ऊंची चट्टान पर बना था, जिसके सुनहरी गुंबद पर नज़र नहीं ठहरती थी। मोहब्बत के चारों तरफ 8 एकड़ ज़मीन में निहायत खूबसूरत बाग लगा हुआ था। मोहब्बत सूरजमुखी के फूल की तरह बनाया गया था। दरमियानी हिस्से पर सुनहरा गुंबद कायम था, जो फूल के उस हिस्से जैसा था जिसमें पंखड़ियां लगी रहती हैं। मोहब्बत की इमारत तमाम तर सफ़ेद पत्थर से बनाई गई थी। गुंबद और उसकी पंखड़ियों के बैरूनी हिस्से पर सोने के निहायत बारीक पत्रे चढ़े हुए थे। पंखड़ी नुमा कमरों की छत पर सफ़ेद संगमरमर का एक बुत नस्ब था, जो हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। जब कोई रोशनी गुंबद और उसकी पंखड़ियों पर पड़ती तो यूं मालूम होता कि संगमरमर के पहाड़ में आग लग गई हो। मोहब्बत की मरमरी दीवारों के चारों तरफ 150 फुट के घेरे में सूरजमुखी के तख्ते फैले हुए थे, जो बाग में रंग बिरंगे कुमकुमों जैसे मालूम होते। मोहब्बत में दाखिल होने के लिए 2 दरवाजे थे। शहजादा परवेज़ और मलका सौसन परियों के साथ शुमाली दरवाजे से दाखिल हुए, जो पंखड़ी नुमा कमरे के सिरे पर वाक़ था। उन्होंने पहला नारंगी दरवाज़ा पार किया। अब उनके सामने संगमरमर का दरवाज़ा था, जिस पर सोने के तारों से नक्काशी की गई थी। उस दरवाजे से गुजरकर वो एक तंग गली में पहुंचे, जहां उनको सामने एक बहुत बड़ा कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्बानगाह बनी हुई थी, जिस पर सोने के पत्रे चढ़े हुए थे। इस कुर्बानगाह के दाएं बाएं भी 2 कुर्बानगाहें थीं, लेकिन दरमियानी कुर्बानगाह से छोटी। उनके सर पर गुंबद था और उस गुंबद के नजर न आने वाले सुराखों से चांद की शुआएं गुजरकर कुर्बानगाह को रोशन कर रही थीं। गुंबद तले इतनी खामोशी छाई हुई थी कि अगर सुई भी फेंकी जाए तो उसका छन्नाका सुनाई दे। कुर्बानगाह के आतिश कदे में आग जल रही थी। इस मुतबर्रिक कमरे के इंतहाई सिरे पर 10 बुत खड़े थे। इसी असना में मोहब्बत के बाहर शोर सुनाई दिया। जरियान और उसके कारिंदे वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने मोहब्बत का गहराव कर लिया। मलका सौसन और दूसरी परियों का खौफ से यह आलम था कि काटो तो लहू ना था बदन में। शहजादा परवेज़ ने उन सबको तसल्ली दी कि वो किसी किस्म का फिक्र न करें। मैं अभी इस जादूगर से निपट लेता हूँ, शहजादा परवेज़ ने कहा। तुम सब यहीं ठहरो। और वो तलवार निकालकर मोहब्बत से बाहर निकल गया। मोहब्बत की सीढ़ियों पर खड़े होकर शहजादा परवेज़ ने दाएं बाएं देखा तो वो जरियान जादूगर के कारकुनों में घिरा हुआ था, जबकि जरियान जादूगर खुद आप एक खौफनाक अजदे की पीठ पर सवार था। अजदा के 4 लंबे लंबे पर थे। उसके नथनों से धुआं और मुंह से शोले निकल रहे थे, और जरियान के हाथों में भी तलवार थी। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। जरियान ने शहजादा परवेज़ को और शहजादा परवेज़ ने जरियान को ललकारा। फिर इससे पहले कि दोनों में लड़ाई शुरू हो जाए, शहजादे ने जादू की जंबील से अजदा के 2 छोटे दांत निकालकर सीढ़ियों पर फेंके। तो पहले तो अजदा के दांतों से नीला नीला धुआं निकला, फिर 2 शोले भड़के और उनसे 20 मुसल्ला सिपाही नमूदार हुए, और उन्होंने शहजादा परवेज़ को फौजी सलाम किया। पकड़ लो इन भगोड़ों को। शहजादा परवेज़ ने जरियान के कारकुनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इनमें से एक भी जिंदा बचकर जाने ना पाए। जादू के मुसल्ला सिपाही जरियान जादूगर के कारकुनों पर बिजली बनकर टूट पड़े। उनमें लड़ाई होने लगी। इधर शहजादा परवेज़ और जरियान जादूगर भी एक दूसरे पर पिल पड़े। उधर जादू के असर से अजदहा आग उगलते हुए हवा में उड़ रहा था। इधर उड़ने वाले जूते पहने हुए शहजादा परवेज़ थोड़ी देर दोनों हवा में चक्कर लगाते रहे। फिर अजदहा ने फुंकार मारते हुए एक बहुत बड़ा शोला परवेज़ की तरफ छोड़ा तो वो फुर्ती से दूसरी तरफ घूम गया।
और पलटकर तलवार से अजदा पर वार किया तो उसका एक पर कटकर जमीन की तरफ गिरा। अजदा ने एक हौलनाक फुंकार मारी तो उसके मुंह से यूं आग निकली जैसे आतिशफिशां पहाड़ फटता है, लेकिन शहजादा परवेज उससे पहले ही उड़कर अजदा से काफी ऊपर उठ गया। फिर वहां से उसने बम्बार त्यारे की तरह एक गौता लगाया और आंख झपकने की देर में एक के बाद एक 2 वार किए तो अब के अजदा के 2 पर कटकर रह गए। अब अजदा का एक पर रह गया था जिससे वो जरियान जादूगर का और अपना बोझ उठाए बड़ी मुश्किल से उड़ रहा था। जरियान ये देखकर बौखला गया था और उसने ये समझ लिया था कि उसका मुकाबला किसी मामूली इंसान से नहीं, किसी बहुत बड़े जादूगर से है। अब वो आग के तीर छोड़ने लगा जिनसे बचते हुए शहजादा परवेज ने जादू की जंबील से जादू का गुटका निकाल कर छोड़ा तो फिजा में धुआं ही धुआं हो गया। जरियान को अब शहजादा परवेज दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि शहजादा उसको साफ देख रहा था। अब जो शहजादा परवेज ने वार किया तो अजदा का चौथा पर भी कटकर गिर गया और अजदा धुआं और शोले छोड़ता हुआ गोला लगे हुए हवाई जहाज की तरह जमीन की तरफ गिरने लगा। तो जरियान जादू से एक खौफनाक परिंदा बनकर जमीन पर उतर आया, जबकि अजदा को जमीन से टकराते ही आग लग गई और वह ऊंचे ऊंचे शोले छोड़ने लगा। इसी असना में शहजादा परवेज भी जमीन पर उतर आया। वो तलवार ताने खौफनाक परिंदे की तरफ बढ़ा तो जरियान परिंदे से फिर इंसान बन गया और 2 धारी तलवार को बिजली की तरह लहराते हुए शहजादा परवेज पर झपटा। दोनों की तलवारें आपस में टकराने लगीं, दोनों लड़ने लगे, जबकि शहजादा परवेज के मुसल्ला सिपाहियों और जरियान के कारिंदों में भी लड़ाई हो रही थी। जरियान के कारिंदे बुरी तरह पिट रहे थे, कट रहे थे, उनकी तादाद लम्हा ब लम्हा कम हो रही थी। आखिर शहजादा परवेज ने जरियान को कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन काट डाली और मुसल्ला सिपाहियों ने जरियान के कारिंदों का कला कमा कर दिया। कत्ल होते ही जरियान की लाश को आग लग गई और ये अजीब बात थी कि इसके साथ ही जादू के शहर को भी आग लग गई। हर चीज से शोले उठने लगे। मलका सौसन और उसकी परियां मोहब्बत में एक जगह छुपी हुई ये तमाशा देख रही थीं। जरियान के कत्ल होते ही वो खुशी से उछलने लगी। वो और उसकी परियां एक जालिम जादूगर के चुंगल से हमेशा के लिए आजाद हो गई थीं। वो खुशी से उछलते हुए भागकर शहजादा परवेज के करीब आ गईं। जल्दी करो परवेज शहजादे, जरियान जादूगर ने मरते हुए जादू से हर तरफ आग लगा दी है ताकि हर शय जलकर खाक हो जाए। उसके जादू महल को भी आग लग गई है। चश्मा हैवां का नक्शा उसी महल में है। अगर महल जल गया तो नक्शा भी जल जाएगा। भागो दौड़ो, जादू महल बेशक जल जाए, वो नक्शा नहीं जलना चाहिए। वो सब जादू महल की तरफ भाग गए और जब वो उसके दरवाजे के पास पहुंचे तो महल को आग लग चुकी थी। उससे भी शोले उठने लगे। शहजादा परवेज और परियों की शहजादी मलका सौसन महल में घुस गए। इससे पहले कि सारा महल धड़ धड़ जलने लगे, वो चश्मा हैवां का नक्शा हासिल करना चाहते थे और मलका सौसन को ये मालूम था कि वो नक्शा कहाँ है। महल में हर तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था। मलका सौसन परवेज को साथ लेकर बड़ी मुश्किल से उस कमरे में पहुंची जहां बहुत से संदूक पड़े थे। मलका सौसन बड़े गौर से उन संदूकों को देखने लगी और फिर उसने खुशी से उछलते हुए कहा, यही है वो संदूक, यही है जिसमें चश्मा हैवां का नक्शा है। परवेज शहजादे, जल्दी से उसे उठाकर महल से बाहर ले चलना चाहिए। उस संदूक पर बड़ी अजीबोगरीब तहरीरें खुदी हुई थीं, बड़ी पुरस्कार। शहजादा परवेज ने उसे हाथ डालकर देखा। वो काफी बोझल था और आग थी कि पहले से ज्यादा तेज होती जा रही थी। शहजादा परवेज उस संदूक को उठा तो न सकता था। वो उसके कुंडे में हाथ डालकर उसे घसीटने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर चलकर पसीने पसीने हो गया। उसने अपने मुसल्ला सिपाहियों को आवाज दी तो वो भागे आए। शहजादा परवेज ने उनको उस संदूक को उठाने का हुक्म दिया। मुसल्ला सिपाहियों ने वो संदूक यूं उठा लिया जैसे जनाजा उठाते हैं और ऐन उस वक्त सारे महल से भड़कते हुए शोले उठने लगे। वह संदूक को महल से बाहर निकाल लाए। जादू का शहर उस वक्त आधा जल चुका था। हर तरफ धुआं और आग ही आग दिखाई देती थी। पुरस्कार संदूक को बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। शहजादा परवेज उस ताले को तोड़कर जल्दी से उसके अंदर नक्शा देखना चाहता था, लेकिन मलका सौसन ने उसे रोक दिया। कहने लगी, जादू के शहर में इस संदूक का ताला नहीं तोड़ना चाहिए। अपनी मंजिल पर पहुंचकर देखा जाएगा। लेकिन हमारी मंजिल कहाँ है? शहजादा परवेज ने पूछा। किला सफेद में, वो महल जहां से तुम बड़े पुरस्कार तरीके से जादू के इस शहर में दाखिल हुए थे। चलो, अब हमें ज्यादा देर इस जादू नगरी में नहीं ठहरना चाहिए। ऐसा न हो किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। और वो सब पुरस्कार संदूक लेकर किला सफेद के महल में चले आए। यही मलका सौसन का मस्कन था। यहीं से जरियान जादूगर उसको और उसकी परियों को गिरफ्तार करके जादू के शहर में ले गया और फिर वहां से उनको उस अजीबोगरीब सुरख सैयारे में जिला वतन करके कैद कर दिया।
पुरस्कार संदूक का ताला तोड़ा गया तो अजीबोगरीब शुआओं की चमक दमक से उनकी आंखें चुंधिया आ गईं। संदूक में बेशकीमत जवाहरात थे। मलका सौसन तो बस उन जवाहरात पर मिटी जा रही थी, लेकिन शहजादा परवेज को नक्शे की तलाश थी। संदूक में एक और संदूकची थी जो खालिस सोने की थी। शहजादा परवेज ने उस संदूकची को खोला तो उसमें से एक नक्शा मिला। शहजादा परवेज खुशी से जामे में फूला न समा रहा था, जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। उसने नक्शे को खोलकर देखा तो उसमें चश्मा हैवा के मुतालिक सब कुछ लिखा हुआ था कि वो कहाँ है, और सुनहरी ऊन का भी जिक्र था कि उसे कहाँ से दस्तयाब हो सकती है। इसी खुशी में परियों की शहजादी सौसन ने एक जश्न मनाया, लेकिन शहजादा परवेज को जल्दी से उन खंडरों में पहुंचना था जहां वो अपने साथियों से बिछड़ गया था। उसे यकीन था कि अरगास और कैरोन उससे बिछड़कर रोते रोते पागल हो गए होंगे। वो जश्न में शरीक ना हुआ। उसने परियों की शहजादी मलका सौसन से कहा, जब मैं चश्मा हैवा से आबे हयात और सुनहरी ऊन लेकर वापस लौटूंगा तो 1-2 दिन जरूर किला सफेद में ठहरूंगा। और शहजादा परवेज नक्शे को जादू की जंबील में डालकर खंडरों की तरफ चल पड़ा। वह बहुत खुश था। वो दिल में सोच रहा था जब वो अपने साथियों को ये नक्शा दिखाएगा तो वो भी बहुत खुश होंगे। अरगास तो खुशी से नाचने लगेगा। इधर अरगास और कैरोन पर एक बड़ी जबरदस्त मुसीबत आन पड़ी थी। किला सफेद के चारों तरफ फैले हुए घने जंगल में एक वैश्यों का कबीला आबाद था। वो आदमखोर कबीला था। इंसानों और जानवरों को आग पर भूनकर खाने वाले खूंखार जंगली इंसान। उन्होंने रात को खंडरों की खुदाई करने वाले मजदूरों के कैंप में छापा मारा और अरगास और कैरोन को पकड़ कर ले गए। उन वैश्यों की तादाद 12 थी। अगर वो जंगली तीरों कमान से मुसल्ला ना भी होते तो उनको शिकस्त देना अरगास और कैरोन के बस की बात ना थी। उन कद्दावर वैश्यों के जिस्म ठोस चट्टानों की तरह मजबूत थे। अरगास और कैरोन ने सख्ती से होंठ भींच रखे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इस सूरत हाल से परेशान तो हुए थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी हमाकत पर गुस्सा भी आ रहा था कि आधी रात गए कैंप से निकलकर शहजादा परवेज के गुम हो जाने की बातें करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां वो वैश्यों की जद में आ गए। उन दोनों को घेरे में लेने के बाद एक वैश्य आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गया। उसने अपनी काली वहशतज़दा आंखों से उनको घूरते हुए कुछ कहा। उसकी आवाज़ ऐसी करख्त थी जैसे फटे बांध से निकली हो। उसकी जुबान भी उन दोनों के लिए अजनबी थी। ना जाने उस वैश्य ने क्या कहा, लेकिन वो कमबख्त अरगास का सर नफ़ी में हिलता देखकर ना जाने क्या समझ बैठा। यकलख्त उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए। वो भड़क उठा और जोर जोर से अपने साथियों से कुछ कहने लगा। वो सबके सब उन दोनों पर शहद की मक्खियों की तरह झपटे। उन दोनों को बाजुओं से जकड़ लिया। अरगास को यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाजुओं की हड्डियां चिटक जाएंगी। बिलाशुबा उन जंगलियों के हाथ फौलादी शिकंजों की तरह सख्त और मजबूत थे। अब एक शोर मच गया। सब जंगली जोर जोर से चीखने लगे, जैसे एक दूसरे से कुछ कह रहे हों, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे लड़ रहे हों। जंगली जो थे अरगास और कैरोन को लेकर वो जंगल की तरफ चल पड़े। 2-2 जंगली उनमें से हर एक को बाजू से पकड़े हुए थे। आखिर तुम क्या सोच रहे हो अरगास? कैरोन उलझे हुए अंदाज में बोला। मैं कुछ नहीं सोच रहा कैरोन, मेरा तो खौफ से सर चकरा रहा है, अरगास ने जवाब दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे जंगल और घना होता जा रहा था। अब वो सब इतनी गहरी तारीकी में थे कि एक दूसरे की शक्लें भी दिखाई न दे रही थी, लेकिन ऐसी तारीकी के बावजूद वो जंगली तेजी से कदम उठाते हुए चले जा रहे थे। जाहिर है कि वो रास्ता उनका देखा भाला था। अरगास सोच रहा था कि अब तक शबलून और खुदाई का काम करने वाले मजदूरों को ये मालूम हो चुका होगा कि उनके 2 साथी पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके होंगे। शायद वो उनको तलाश करने गए होंगे। अरगास, कैरोन ने पुकारा। क्या बात है कैरोन? ये अरगास की आवाज़ थी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने मुतमईन क्यों हो। बस इत्मीनान ही ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी हर मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकता है। घबराया हुआ आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे हमें इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो क्यों कर, बस देखते रहो, खुदा हमारी मदद करेगा। कैरोन एक ठंडी सांस लेकर रह गया। वो सब आगे बढ़ते चले गए। जंगलियों ने उनको बाजुओं से पकड़ रखा था और कुछ जंगली उनके आगे आगे और कुछ पीछे पीछे चल रहे थे। उनका ये सफ़र तकरीबन घंटा भर जारी रहा। अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां थोड़े थोड़े फासले से दरख्तों और झाड़ियों को काटकर झोंपड़े बनाए गए थे। उन झोंपड़ों में रोशनी नजर आ रही थी। कुछ झोंपड़ों से उस वैशी कबीले के बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उनमें से कुछ रो रहे थे, कुछ चीख चिल्ला रहे थे। झोंपड़ों के बाहर एक हजूम सा लगा हुआ था। कई जंगलियों के हाथों में मशालें थीं जिनकी रोशनी में उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे।
एक जंगली ने भैंसे के सींग से बनाया हुआ नाकूस फूंका तो बेशुमार जंगली शोर मचाते हुए झोंपड़ों से बाहर निकल पड़े। उनमें औरतें भी थीं और बच्चे भी। वो सब ढोल पीटते हुए एक वैश्याना नाच नाचने लगे। अरगास और कैरॉन को जंगलियों ने एक चट्टान के साथ जंजीरों से बांध दिया। वो उनको जलाने के लिए उनके चारों तरफ घास और लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे, जिन्हें बस आग दिखाने की देर थी। शोलों ने उनको अपनी लपेट में लेकर कबाब कर देना था। उधर उन दोनों की खुशकिस्मती से शहजादा परवेज खुदाई के कैंप में पहुंच गया। वहां अरगास और कैरॉन को मौजूद ना पाकर बूढ़े शबलून से पूछा तो उसने परवेज को बताया कि उसकी बेटी ने उसे बताया है कि 10-12 जंगली अरगास और कैरॉन को पकड़कर जंगल की तरफ ले गए हैं। ये सुनते ही शहजादा परवेज ने उसी वक्त सीधा जंगल का रुख किया। रात इंतहाई तारीक थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में वो जंगल में जा घुसा। उधर घनी झाड़ियों में कुछ गड़बड़ हो रही थी। उसने पूरी तवज्जो से उधर कान लगा दिए तो किसी जानवर की आवाज तो सुनाई न दी, मगर आहटों का हंगामा महसूस हो रहा था। हवा और तेज हो गई। अब आगे उसके रास्ते में ढलवान थी। वो ढलवान पर से रेंगता हुआ और अपने आप को संभालता हुआ नीचे उतर रहा था। अब उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके करीब ही कहीं भगदड़ मच गई हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में आवाजों की सिमत देखने की कोशिश कर रहा था। चंद ही मिनट गुजरे थे कि एक खौफनाक आवाज उसको सुनाई दी, जैसे कोई अपने भारी भरकम पांव से बड़े बड़े दरख्तों को घास की तरह रौंदते चला आ रहा हो। और इसके साथ ही उसको अंधेरे में अपने करीब 2 सुरख धब्बे दिखाई दिए और फौरन ही गायब हो गए। और बड़े जन्नाटे के साथ किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और वो अभी संभला भी ना था कि एक और थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। उसने गुस्से में तलवार निकाली और अंधेरे में उसे घुमाता हुआ आगे बढ़ने लगा तो उसकी तलवार से कोई चीज टकराई और उसने महसूस किया जैसे कोई चीज तलवार की तेज धार से कटकर उसके कदमों में गिरी हो। उसने हाथ से जमीन को टटोल कर देखा मगर वहां कुछ भी ना था। वो आगे बढ़ा और आगे तो अब उसे अंधेरे में खून की तरह सुरख रोशनी फूटती नजर आई। त्रिशूल नुमा नोकदार चट्टानों से तकरीबन 2000 फुट ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफिशा पहाड़ फटने को खोल रहा था। उसके करीब 10 मील फैले हुए थाने से आग निकल रही थी, जिसकी सुरख रोशनी में जंगल, झाड़ियां और झिलमिलाती झीलें यूं लग रही थी जैसे कोई तिलिस्मात की दुनिया हो। आतिशफिशा की सुरख रोशनी में उसने एक गैंडे को अपनी तरफ आते देखा। वो एक दरख्त के करीब सीधा खड़ा हो गया। उसका ख्याल था शायद चुपचाप उसके पास से गुजर जाएगा। गैंडा चलते चलते उसके बिल्कुल करीब आ गया, हत्ता कि उसकी गरम गरम सांस उसके जिस्म को छूने लगी। गैंडा सूंघ कर उसका मुआयना करने लगा कि जिंदा है या मुर्दा। गैंडा उसकी पसलियों में अपना सींग रगड़ रगड़ कर सहलाने लगा। शहजादा परवेज को गुदगुदी सी होने लगी, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। जरा भी हिलना जुलना मौत को दावत देना था। उस लम्हे ना जाने कहां से रात का एक परिंदा परों को फिड़फिड़ाता हुआ आया और एकदम गैंडे के सामने से उड़ता हुआ आगे गुजर गया। तो गैंडे को शायद उसकी ये जसारत बुरी लगी, वो उसके पीछे भागा। शहजादा परवेज की जान बच गई। शहजादा परवेज आगे बढ़ा तो उसके सामने बड़े दरख्त का लटकता हुआ तना था, लेकिन नहीं, जिसे वो तना समझ रहा था वो एक बहुत बड़ा सांप था, जो इस कदर लंबा था कि उसने अपनी दुम का बहुत बड़ा हिस्सा एक बड़े से तने के गिर्द लपेट रखा था। वो सांप से बचने के लिए दाएं तरफ को हो गया तो बाएं तरफ से एक हाथी निकल आया। इतना बड़ा और खौफनाक हाथी उसने जिंदगी में कभी ना देखा था। सांप को देखते ही हाथी ने जबरदस्त चिंगाड़ मारी कि सारा जंगल गूंज गया। सांप ने हाथी की सूंड के अगले हिस्से को अपने मुंह में दबोच रखा था और हाथी बेबस होकर चिंगाड़ रहा था। हाथी अपने चारों पांव जमीन पर गाड़ कर सर और गर्दन को झटके दे देकर अपनी पूरी कुव्वत से सूंड छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तने से लिपटा हुआ सांप उसे हिलने नहीं दे रहा था। बड़ा अजीबोगरीब तमाशा था जिसे देखते रहने को जी चाहता था, लेकिन शहजादा परवेज को अपने साथियों की फिक्र लगी हुई थी। वो उन्हें तलाश करना चाहता था। अब वो आतिशफिशा की रोशनी में एक पगडंडी पर चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे करीब ही बजते हुए ढोलों की आवाज सुनाई दी। उसके कदम तेज तेज उठने लगे। ढोलों की आवाज बिल्कुल करीब आ गई थी। उसकी नजरों के सामने घास और बांसों के झोंपड़े थे, जिनके अकब में अरगास और कैरॉन एक चट्टान से बंधे थे। वैश्यों ने उनके चारों तरफ इकट्ठे किए हुए घास और लकड़ियों को आग लगा दी। उनसे शोले उठने लगे। बहुत करीब था शोले जरा और बुलंद होकर अरगास और कैरॉन को भून डालने। परवेज तलवार तानने बाज की तरह उधर झपटा। शहजादा परवेज अरगास के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, मेरे भैया। घबराओ नहीं अरगास भैया, मैं आ गया हूँ, शहजादा परवेज ने कहा। शहजादा परवेज ने जल्दी जल्दी एक पत्थर से उनकी जंजीरें तोड़ डाली तो वैशी शहजादा परवेज पर पिल पड़े। वो अकेला और उधर बहुत से वैशी।
लेकिन उसने हिम्मत न हारी और बड़ी जेदारी से लड़ा। 20-25 वैशी ढेर कर दिए तो अब वैशियों ने तीरों और भालों की बारिश भी शुरू कर दी। शहजादा परवेज, अरगास और कैरोन एक चट्टान के पीछे छुप गए तो खुदा ने उनकी मदद की। अचानक एक हौलनाक घन गरज सुनाई दी। सुरख रोशनी और तेज हो गई, रह रह कर बिजली से चमकने लगी। आतिशफिशां फट रहा था, जमीन जोर जोर से हिलने लगी, जलजला आ गया था। सुरख लावा आतिशफिशां के धाने से फूटकर आग के दरिया की तरह नीचे जंगल की तरफ बहने लगा। बड़े बड़े दरख्त दिया सलाई की तीली की तरह जलते हुए उसमें बह रहे थे। आतिशफिशां की घन गरज सुनकर जंगल के दरिंदों और जानवरों में भी हलचल मच गई। इस अफरा तफरी में तकरीबन 40-50 हाथी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अब उनका रुख वैश्यों की बस्ती की तरफ था। अब दो आफतें वैश्यों के झोंपड़ों की तरफ बढ़ रही थीं। आतिशफिशां का लावा और हाथियों की यलगार, उनमें हलचल मच गई। वो शहजादा परवेज के साथ लड़ना भूल गए। जान बचाने के लिए उनमें भगदड़ मच गई। शहजादा परवेज ने इस मौके से फायदा उठाया और अपने साथियों के हमरा किले सफेद की तरफ भाग निकला। इससे पहले कि आतिशफिशां का खौलता हुआ लावा और बदहवासी में अंधाधुंध भागते हुए हाथियों का लश्कर वैश्यों के झोंपड़ों तक पहुंचे, वो उसकी जद से निकल जाना चाहते थे। वो एक पगडंडी पर बेतहाशा भागे जा रहे थे। वो तीनों खौलते हुए लावे की जद से निकलकर सही सलामत खुदाई कैंप में पहुंच गए। जहां शहजादा परवेज ने अरगास और कैरोन को चश्मा हेमा का नक्शा दिखाया तो वो बहुत खुश हुए। शहजादा परवेज से बिछड़कर वो दोनों ये समझ बैठे थे कि परवेज को किले सफेद की किसी बला ने हलाक कर दिया है, लेकिन जब उन्होंने उसे जिंदा पाया तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। अगर शहजादा परवेज ऐन वक्त पर ना पहुंचता तो वैश्यों ने अरगास और कैरोन को जलाकर खाक कर दिया होता। बूढ़ा शबलून उनके खाने पीने के लिए झोंपड़ी से बकरी का दूध, जौ की रोटियां और पनीर ले आया। खाने से फारिग होकर वो नक्शा खोलकर बैठ गए। चश्मा हेवा जजीरा सागोना में कोहे अस्का की वादिय जरी में था और सुनहरी ऊन हरकल देवता के हैकिल के मुकद्दस मेंढे कंतार की ऊन थी, जो रात भर में 10 गज लंबी हो जाती और हैकिल के राहिब उसे हर रोज सोने की कैंची से काट देते। और ये मशहूर था कि सुनहरी ऊन को अगर सोने की कैंची के अलावा किसी और चीज से काटा जाए तो वो मुकद्दस मेंढे कंतार के जिस्म से उतरते ही घास बन जाएगी। इसलिए हैकिल के राहिब मुकद्दस मेंढे कंतार की सुनहरी ऊन को उसी कैंची से काटते थे। जजीरा सागोना, जहां कोहे अस्का की वादी जरी में चश्मा हेवा था, बाबलोन से 400 मील दूर समुंदर में मशरिक की जानिब था। और हरकल देवता का हैकिल जजीरा टाबी में था, जो बाबलोन से 100 मील के फासले पर समुंदर में वाक़ था। शहजादा परवेज ने किला सफेद से सीधा बाबलोन के साहिल पर पहुंचना था, जहां उसके साथी और उसका जहाज समुंदर किनारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। और शहजादा परवेज बाबलोन के साहिल की तरफ सफर करने की तैयारी कर चुका था। सुबह होते ही उसने पहले बादशाह के दरबार में हाजिर होना था और उसे चश्मा हेवा का नक्शा मिल जाने की खुशखबरी सुनाकर वहां से कूच कर जाना था। चश्मा हेवा का नक्शा मिल जाने की खबर बादशाह को बूढ़े शबलून के जरिए मिल चुकी थी। वो उस नक्शे को देखने का बड़ा शायक था। वो शहजादा परवेज की हिम्मत और कोशिश से बड़ा मुतासिर हुआ। ये खबर मिलते ही वो अपने अमीरों और वजीरों के साथ खुदाई के कैंप में पहुंचा और शहजादा परवेज की हिम्मत और कोशिश की बड़ी दाद दी और फरमाइश की कि वो यहाँ से रुखसत होने से पहले किले सफेद के मगरिब की तरफ फैले हुए खंडरों की खुदाई करे, क्योंकि जो खजाना किले के मशरकी खंडरों से दस्तयाब नहीं हो सका मगरबी खंडरों से जरूर हासिल हो जाएगा। और बादशाह उस खजाने से बड़ी दिलचस्पी रखता था। वो चाहता था कि वो खजाना जैसे भी हो उसको मिल जाना चाहिए। और परवेज ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपना सफर मुलतवी कर दिया और अपने अमले के साथ खुदाई के काम में मसरूफ हो गया। शहजादा परवेज के मुसल्ला सिपाही, जो उसने अजदा के दांत जमीन में बोकर पैदा किए थे, 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा दिन को काम करता, दूसरा रात को। इस तरह खुदाई का काम जल्दी जल्दी होने लगा। वो सब गढ़ों से बचते और टीलों को अबूर करते हुए 40 फुट गहराई तक पहुंचे तो नीचे से खंदक नमूदार हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता रेत और मिट्टी हटाने में मसरूफ थे कि अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई, जरा और जोर से। उसके साथी ने कहा। अब के मजदूर ने कुदाल की नोक जमीन से निकालकर कदरे जोर से दूसरी जरब लगाई तो कुदाल के आहनी फल की झनकार के साथ ही वो चीख पड़ा, पत्थर है, कोई पत्थर है। लेकिन उसने हिम्मत न हारी और कुदाल पर कुदाल जमीन पर चलाता रहा तो थोड़ी देर में कटे हुए तिरछे हुए पत्थर का खासा हिस्सा उभर आया। उसी वक्त एक और जानिब से शोर की आवाजें सुनाई दी और उनके चेहरे खिल उठे। आज किस्मत मेहरबान है, दूसरे ने कहा। शहजादा परवेज, जो ये सब कुछ देख रहा था, दूसरे गढ़े में पहुंचा तो उस वक्त तक किसी धात के बने हुए
2 जंग आलूद बर्तन बरामद हो चुके थे। शहजादा परवेज उन बर्तनों को देखकर बहुत खुश हुआ। वो चाहता था सूरज गुरूब होने से पहले ही कोई ऐसा बर्तन या पत्थर बरामद हो जाए जिस पर कोई तहरीर कंदा हो, ताकि उस मदफून आबादी के बारे में कोई यकीनी फैसला किया जा सके। आखिर एक जगह से कांसी की एक छोटी थाली बरामद हुई जिस पर कुछ तस्वीरें और आड़े तिरछे खतूत खुदे हुए थे। वो थाली देखते ही शहजादा परवेज ने अपने साथियों के मशवरे से उस रोज काम रोक दिया। अपनी छोलदारी में वापस आकर उन्होंने तीनों जानिब बंधी हुई कनातें खोल दी और ठंडी ठंडी रेत पर बैठ गए। इस थाली पर कैसी तहरीर है? शहजादा परवेज ने बूढ़े शबलून से पूछा, क्योंकि वो कुछ पुरानी जबानों से वाकिफ था जो किसी जमाने में बाबलून में बोली जाती थीं। बूढ़ा शबलून उस तहरीर को बड़े गौर से देखते हुए उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो बोला, ये तहरीर मैं अब तक न पढ़ सका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इसे समझने में कामयाब हो जाऊंगा। और वाकई बूढ़ा शबलून उस तहरीर को पढ़ने में कामयाब हो गया। उसने परवेज से कहा, ये थाली कोशक बादशाह के शाही बावर्ची खाने की है। मुझे यकीन है कि खुफिया खजाना भी यहीं दफन है और वो 2-4 रोज में बरामद हो जाएगा। दूसरे रोज मजदूर खुदाई करते हुए 30 फुट की गहराई में पहुंचे तो मुर्दों की हड्डियां और मुख्तलिफ किस्म का जंग लगा सामान बरामद हुआ और यहीं पर एक तिरछी हुई नोकीली चट्टान दरियाफ्त हुई। मिट्टी साफ होने के बाद उस देव हैकिल पथरीली चट्टान के खदोखाल उभरने लगे। यूं मालूम होता था जैसे वो चट्टान सदियों तक सहराई हवाओं की क़यामत खेज काट के मुकाबले में सीना सपर रहने के बाद किसी हौलनाक रेगिस्तानी आंधी में दब गई थी। उस चट्टान का ऊपरी हिस्सा किसी इंसानी खोपड़ी किसी गोलाई लिए हुए था और ऐन दरमियान में नोकदार हिस्सा था जैसे खोपड़ी में सींग उगा हुआ हो। शाम ढलने तक उस चट्टान का खासा हिस्सा साफ हो चुका था और ये यकीन कर लेने में अब कोई शुबा बाकी न रहा था कि वो इंसानी शबाहत का कोई पथरीला मुजस्मा है। अगले रोज सारे मजदूरों को सिर्फ उस मूर्ति के गिर्द खुदाई पर मामूर कर दिया गया तो वो तेजी के साथ सख्त रेतली जमीन से उभरना शुरू हो गई। मजदूरों के लिए सिर्फ यही बात काफी थी कि उनके आका शहजादा परवेज को जिस चीज की तलाश थी वो बरामद होने वाली थी। जिस रोज मूर्ति पूरी तरह नुमाया हो गई तो शहजादा परवेज ने मजदूरों को एक दिन की छुट्टी दे दी और अपने तौर पर उस मूर्ति की छानबीन में लग गया। वो पथरीली मूर्ति आलती पालती मारे बैठी थी। वो किसी देवी की मूर्ति थी। उस 20-25 फुट के बुत पर हवा की सिमत में लकीरें पड़ गई थी जो तेज रेगिस्तानी आंधियों की रगड़ का नतीजा मालूम होती थी। इंसानी हाथों ने जिस महारत से पत्थर से वो बुत तराशा था उससे कहीं बढ़कर हवाओं ने उसमें दरारें और लकीरें डाली हुई थीं। गहरी खंदक में ये मूर्ति बड़ी पुरस्कार सी लगती थी। रात की तारीकी में जब वो पथरीले चबूतरे पर नसब उस मूर्ति को ठोक बजाकर देख रहे थे तो मशालों की रोशनी में उनके चेहरों पर खौफ की परछाइयां नाचती नजर आ रही थीं। अगले रोज दोपहर तक चारों तरफ से चबूतरे की तकरीबन 2-2 फुट बुलंद दीवारें निकल आईं। थोड़ी देर बाद जुनूबी सिमत में एक जोड़ के आसार नमूदार होने लगे और सारे मजदूरों को उसी काम पर लगा दिया गया। मजदूरों के मखसूस शोर से सनसनाती हवाओं के पुरहोल सन्नाटे में अजीब सी हलचल मची हुई थी और वो तीनों गौर से पथरीली दीवार के जुनूबी सिमत में एक खिड़की उभरती देख रहे थे। ऐसा नजर आता था जैसे चबूतरा बनाते वक्त इस मुकाम पर खला छोड़ दी गई थी जिसे बाद में छोटे पत्थरों से बंद कर दिया गया था। शहजादा परवेज ने मजदूरों को हुक्म दिया कि वो उस जोड़ में लगे हुए पत्थर उखाड़ दें। कड़ियल जवानों की कुदालों के फल फिजा में चमके और पत्थर से चिंगारियां उड़ने लगी। जरा सी देर में पत्थरों ने जगह छोड़ दी और आखिरी जरब में 2 कुदालों के फल आर पार धंस गए। कुदालें बाहर खींचते ही फिजा में एक गुसीली और पुरशोर फुंकार गूंजी। मजदूरों में भगदड़ मच गई और वो गड्ढे में लटकती रस्सियों के सहारे झूलकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त फिजा में गजबनाक फुंकार फिर गूंजी और दहशत ज़दा चीखों की गूंज से मिलकर उस फुंकार ने हर तरफ हलचल मचा दी। चबूतरे में पैदा होने वाले एक सुराख में से सब्ज रंग का एक चमकीला सांप अपने फन को लहराता तेजी से बाहर रेत पर आया और यूं महसूस हुआ जैसे उस गड्ढे में मौजूद लोगों पर क़यामत टूट पड़ी हो। शहजादा परवेज की नजरें सब्ज सांप पर लगी थीं। उसकी खाल यूं चमक रही थी जैसे उस पर सब्ज रंग की छोटी छोटी चमकीली सिपियों की तह जमी हुई हो। उसकी गोल गोल स्याह आंखों के ऊपर पेशानी इस तरह उभरी हुई थी कि उसने ताज की सूरत इख्तियार कर ली थी। वो सब्ज सांप अपना चौड़ा फन उठाए हौलनाक फुंकारे मारता मजदूरों की जानिब लपका और दहशतनाक आवाजों में एक के बाद एक कई दिलदोज आवाजें गूंजी। शहजादा परवेज ने अपनी जिंदगी में इतने फुर्तीले सांप कम ही देखे थे। वो बिजली की सी तेजी से लहरा लहरा कर
मजदूरों को अपने गजब का निशाना बना रहा था। और परवेज हैरान था कि सदियों से रेत में दफन हर तरफ से बंद चबूतरे में ये सांप क्यों कर दाखिल हुआ और फिर जिंदा कैसे रहा। 2 मिनट तक वो सांप फुंकारे मार मार कर मजदूरों पर हमला करता रहा। फिर जितनी तेजी से वो उन पर लपका था उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ वो पत्थर की बुलंद मूर्ति पर लहराता ऊपर जा पहुंचा। तुम सब बाहर निकल आओ, शहजादा परवेज ने मजदूरों से कहा, और वो सब खंदक से बाहर निकलने लगे। सब्ज सांप की फुंकारें अब मूर्ति के सर पर सुनाई दे रही थीं। ये जरूर कोई बदरू है। अरगास ने शहजादा परवेज से कहा, मैंने आज तक किसी सांप को इस तरह ऊपर चढ़ते हुए नहीं देखा। उन दोनों की निगाहें बैक वक्त ऊपर उठी, लेकिन वो सांप कहीं नजर न आया। लो, वो बदरू कहीं गायब हो गई है, अरगास ने कहा। हमें इस चबूतरे के पत्थर निकालकर उसके अंदर देखना चाहिए। शहजादा परवेज ने फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया तो उन्होंने चबूतरे के पत्थर उखाड़ने शुरू कर दिए। पत्थर अपनी जगह से हिलकर आसानी से हटते चले गए। शहजादा परवेज ने बड़ी एहतियात से अंदर झांका। वो एक छोटा सा ताक था जिसमें कांसी के बहुत से चौकोर टुकड़े पड़े थे। ये क्या है, ये क्या है? अरगास ने हैरत से पूछा। खामोश रहो भैया अरगास, शहजादा परवेज ने कहा। फिर उन्होंने कई बार मुट्ठियां भरकर रेत उस ताक में फेंकी, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर शहजादा परवेज ने बड़ी जुर्रत से उसमें हाथ डालकर जल्दी से कुछ कांसी के टुकड़े बाहर खींच लिए, जिन पर किसी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। बाबा देखो, क्या तुम इस तहरीर को पढ़ सकते हो? शहजादा परवेज ने शबलून को कांसी के वो टुकड़े दिखाते हुए कहा। बूढ़े शबलून ने बड़े गौर से उस तहरीर को देखा। उसका चेहरा खिल उठा। वो खुशी से उछलते हुए बोला, यही वो तहरीर है जिसकी हमें जरूरत है। क्या मतलब है इस तहरीर का? शहजादा परवेज ने पूछा। इसमें लिखा है कि शहनशाह सारसानी का खजाना यहीं दफन है। ये सुनकर शहजादा परवेज बहुत खुश हुआ, लेकिन इस दौरान में वो देव हैकिल मूर्ति पर बैठे सब्ज सांप से होशियार रहा, जो अपना फन फैलाए मूर्ति के सर पर अपने बदन को आहिस्ता आहिस्ता बल दे रहा था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। झींगरों की लंबी लंबी सीटियां सुनाई दे रही थीं। शहजादा परवेज चांदनी में मूर्ति से थोड़ी दूर एक जगह खड़ा अरगास के साथ बातें कर रहा था। यकायक घुंघरुओं के छनकने की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही पत्थर की मूर्ति से जीती जागती एक नौजवान पुजारन निकली। उसने सुरख चोली और घाघरा पहन रखा था। वह मूर्ति के सामने चबूतरे पर नाचने लगी। अरे ये क्या? अरगास ने आंखें फाड़कर मूर्ति के सामने नाचती हुई पुजारन को देखते हुए कहा, ये क्या जंतर मंतर है? अरे भैया, ये जो कुछ भी है बस है, तुम जरा चुप रहो और देखो क्या होता है। और फिर अचानक एक तेज फुंकार सुनाई दी। चांदनी में चमकीला सब्ज सांप नाचती हुई पुजारन की तरफ लपक रहा था। आंख झपकने में सांप पुजारन के करीब पहुंच गया और तेजी के साथ लिपटकर ऊपर चढ़ा और पुजारन के सीने से लिपटकर अपना चमकीला फन उसके चेहरे के सामने फैलाना शुरू कर दिया। तो पुजारन की खौफनाक चीख गूंजी। वो जमीन पर गिरी और सब्ज सांप ने पलक झपकने में एक खौफनाक राक्षस का रूप धार लिया। फिर उसने पुजारन को उठाकर कंधे पर डाला और खंडरात की तरफ चल दिया। ये देखते ही शहजादा परवेज उठा और राक्षस का ताकुब करने लगा। अरगास ने उसे उधर जाने से बड़ा रोका, लेकिन परवेज ने उसकी एक ना सुनी। वो राक्षस के ताकुब में एक गिरे हुए दरवाजे से आगे निकलकर खंडरात में दाखिल हुआ और एक तालान में पहुंचा, जहां एक सिमत कई कमरों के नीम शिकस्ता ढांचे खड़े हुए थे। राक्षस पुजारन को कंधे पर उठाए हुए जूं ही एक कमरे के सामने पहुंचा, उसका दरवाजा आप ही आप खुल गया। राक्षस उसके अंदर दाखिल हो गया तो दरवाजा आप ही आप फिर बंद हो गया। कमरा बंद होने के बाद अंदर से एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया, जिसकी गूंज ने शहजादा परवेज को हिलाकर रख दिया। वो दिल में सोचने लगा, अब क्या किया जाए। एकाएकी उसे जादू के गुटके का ख्याल आया कि यहाँ भी उसे आजमाना चाहिए। उसने जादू की जंबील में हाथ डालकर गुटका निकाल लिया। चुटकी मारकर उसको जमीन पर छोड़ा तो वो घूमता हुआ बंद दरवाजे से यूं टकराया जैसे मंजनीक से निकला हुआ कोई बोझल पत्थर टकराता है। दरवाजा चिरचिराया लेकिन खुला नहीं। गुटका घूमता हुआ पीछे हटा और पूरे जोर से घूमता हुआ एक बार फिर दरवाजे से टकराया तो दरवाजे के दोनों पट टूटकर कमरे के अंदर गिर गए। शहजादा परवेज तलवार तानकर कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि ना तो वहां राक्षस मौजूद है और ना पुजारन, लेकिन सामने दीवार पर मकड़ी का जाला तना हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ी और भयानक मकड़ी बैठी थी, जिसका बाकी तो सब कुछ मकड़ी का था, लेकिन सर मुंह उसी राक्षस का जो पुजारन को कंधे पर उठाकर कमरे में घुस आया था। और पुजारन एक मक्खी की तरह जाले में उलझी हुई थी और सर इंसान का था और मकड़ी उसका खून चूस रही थी। शहजादा परवेज ने तलवार से मकड़ी पर वार किया तो वो जाले में घूमने लगी।
और ज्यों ज्यों घूमती गई जाले का हर तार एक खूंखार पंजा बनकर शहजादा परवेज की तरफ बढ़ा तो उसकी तलवार बिजली की तरह कौंधते हुए पंजों को काटने लगी। पंजे कट कट कर जमीन पर गिरने लगे और जमीन पर अभी तक लट्टू की तरह घूमते हुए गुटके से मकोड़ों की शक्ल के बेबहा जानवर निकल आए, जो कटे हुए पंजों को जल्दी जल्दी खाने लगे। बहुत से पुरस्कार परदार मकोड़े उड़कर जाले में घुस गए और मकड़ी और जाले को खाने लगे। तो थोड़ी देर में ना वहां मकड़ी थी, ना उसके जाले और ना पुजारन जो मक्खी बनी उसमें उलझी हुई थी, मगर एक आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कुएं में डूबा हुआ कह रहा हो, मेरा नाम मकफा जादूगर है, मैं मुद्दत से इस खजाने पर काबिज था, किसी को इस खजाने के करीब ना आने देता था, मगर तुम मुझसे बड़े जादूगर हो, मैंने तुमसे हार मान ली। मैंने ये जादू का खेल इसीलिए रचाया था कि तुमको किसी तरह इस कमरे में ले आऊं और फिर तुमको मक्खी बनाकर इस जाले में उलझाकर तुम्हारा खून चूसूं। मगर तुम तो मेरे भी उस्ताद निकले, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। देखो अब मुझे कुछ मत कहना, तुम खजाना हासिल करना चाहते हो और वो तुम्हारे कदमों में है, झुककर नीचे देखो। शहजादा परवेज ने नीचे देखा तो कमरे का फर्श फटा हुआ था और उसमें दबा हुआ ज़रो जवाहर का बेशकीमत खजाना आंखों को चुंधियाई दे रहा था। इतने में अरगास, कैरौन, बूढ़ा शबलून और मुसल्ला सिपाही भी वहां पहुंच गए। अरे भैया परवेज, जवाब नहीं तुम्हारा, अरगास ने उससे लिपटते हुए कहा। तुम सा बहादुर तो आज तक किसी ने ना देखा ना सुना होगा। बस बस भैया, बहुत हो चुकी मेरी तारीफ। अब इस खजाने को बादशाह सलामत की खिदमत में पेश करके जल्दी से उनसे छुट्टी लेनी चाहिए। हमारा सफर बड़ा मुश्किल और मंजिल बड़ी दूर है। ठीक है, अरगास ने मुसल्ला सिपाहियों को इशारा करते हुए कहा। चलो भाई जादू के जवानों, जल्दी से उठाओ इस खजाने को और देखो कोई चीज पीछे रह ना जाए। और मुसल्ला सिपाहियों ने ज़रो जवाहर से भरे हुए संदूक उठाने शुरू कर दिए। जब वो खंडरात से निकल रहे थे, सुबह हो रही थी, तो शहजादा परवेज खजाना लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। उसे एक खुद जीरा बख्तर और 2 धारी तलवार देते हुए कहा, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम नहीं, एतराफ है। वाकई तुम बड़े बहादुर हो। आज ही रात को हम तुम्हारी खुशी में एक जश्न मनाना चाहते हैं। बादशाह सलामत की जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि मैं इस जश्न में शिरकत ना कर सकूंगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, जबकि मेरा सफर बड़ा मुश्किल और लंबा है। बादशाह ने बड़ा सरार किया कि शहजादा परवेज सिर्फ एक रात के लिए ठहर जाए, लेकिन शहजादा परवेज ना माना। जाने से पहले वो बूढ़े शबलून से गले मिला तो उसने शहजादे की कामयाबी की बहुत दुआएं दी। अब शहजादा परवेज अरगास और कैरौन का रुख बाबलोन की बंदरगाह की तरफ था, जबकि मुसल्ला सिपाही जो कि अजदा के दांत जमीन में बोने से पैदा किए गए थे उनके साथ थे और वो सब घोड़ों पर सवार थे। ये घोड़े उनको शाही दरबार से सवारी के लिए मिले थे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कैरौन का भाई जरौन चंद मुसल्ला सिपाहियों के साथ, जो कि शहजादा परवेज ने अजदा के दांतों से पैदा किए थे और जिन्हें वो जहाज की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ आया था, उन्हें रास्ते ही में मिल गए। जैरोन ने उनको बताया कि वो कैदी जिनको शहजादा परवेज ने आज़ाद किया था और उनको इजाज़त दे दी थी कि वो जहाँ कहीं जाना चाहें इसी जहाज़ में चले जाएं। उन सबको उनके ठिकानों पर पहुंचाकर जहाज़ जैरोन की सरकर्दगी में फिर बाबलोन की बंदरगाह से आ लगा है। ये कितनी खुशी की बात है कि आप हमको मिल गए। हम सब लोग आपके वापस न आने से परेशान हो रहे थे। काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद मैं इन सिपाहियों को साथ लेकर आपकी तलाशी में निकला था। बताइए, क्या आपकी मुहिम कामयाब रही? मिल गया चश्मा हैवान का नक्शा जिसकी तलाश में आप निकले थे? हाँ, मिल गया। मेरी मुहिम कामयाब रही, लेकिन ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। जहाज़ में सवार होते ही हमें एक नई मुहिम का आगाज़ करना है। और जहाज़ में पहुंचते ही परवेज ने अपने साथियों से कहा, लंगर उठा दो, बादबान खोल दो। साथियों, अब हम एक नया सफ़र कर रहे हैं। लंगर उठा दिया गया। बादबान खुलते ही हवा से फिड़फिड़ाने लगे। जहाज़ बड़ी तेज़ी से लहरों पर तैरने लगा। तूफान अपने पूरे जोर पर था। बिफरी हुई चिंगाड़ती हुई लहरों की जद में जहाज़ तिनके की तरह डोल रहा था। शहजादा परवेज ने अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन तख्ते पर फैले हुए खून पर से उसका पांव बुरी तरह फिसल गया। लेकिन वो एक मस्तूल का सहारा लेकर गिरने से बच गया। उसी लम्हे से आसमान पर बिजली दिल हिला देने वाली कड़क के साथ चमकी। जरा देर की रोशनी में उसने देखा कि उसके चारों तरफ खौफनाक समुद्री जानवरों के पहरे लगे हुए थे। उनकी शक्ल बिल्कुल चमगादड़ों की सी थी, लेकिन पंजे और पर बतखों की तरह थे और कद में वो गधे के बराबर थे। शहजादा परवेज की तलवार उनको बुरी तरह काट रही थी और वो खौफनाक परिंदे जख्मी होकर बड़ी डरावनी चीखें मार रहे थे। रात की तारीकी में
जहाज पर मौत और जिंदगी का एक खौफनाक खेल जारी था। जख्मी परिंदों की डरावनी चीखें, दिल हिला देने वाली आवाज़ों का शोर, बिजली की कड़क क्यामत का समा पेश कर रही थी और बिखरे हुए समुंदर की गरजती हुई लहरों की गजबनाक आवाज़ों ने तारीकी में ढके हुए जहाज को जहन्नुम के किसी हिस्से में धकेल दिया। यूं लग रहा था जैसे दोज़ख की सारी बलाएं बाल खोले हुए रात की स्याही में कोई हैबतनाक नाच नाच रही हों। मौत का ये खेल तेज भी था और हैबतनाक भी। परवेज की तलवार से कटकर 2 वहशी परिंदे और गिरे तो बिजली एक बार फिर चमकी तो उसने देखा कि उसके मुसल्ला सिपाही भी वहशी परिंदों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे, जबकि अरगास मरे हुए परिंदों को उठा उठाकर समुंदर में फेंक रहा था। ठीक उस लम्हे दोबारा छा जाने वाले अंधेरे में वहशी परिंदे की नेजी की तरह तेज और लंबी चोंच जहाज के मस्तूल पर पड़ी और उसमें खुप गई। अब जो परवेज ने तलवार का वार किया तो वो वहशी परिंदे की बजाय जहाज के मस्तूल से टकराकर टूट गई। तो उसने तलवार को फेंक कर कुल्हाड़ा पकड़ लिया। बादल गरजा, बिजली चमकी, जैसे अंधेरों को आग लग गई हो। उसने हाथ में दबा हुआ कुल्हाड़ा घुमाया और अंधेरे ही में उसने कुल्हाड़ा किसी के गोश्त में धंसता हुआ महसूस किया। फिजा में गूंजती हुई चीखों में एक डरावनी चीख गूंजी और कोई चीज परिंदों की लाशों पर गिरी और इसके साथ ही वो भी नीचे गिर गया। पांव पर खड़े होते हुए उसने एक बार फिर अंधों की मानिंद कुल्हाड़ा घुमाया। एक चीख और गूंजी। अचानक उसने अपने सर पर खुद से टकराती हुई कोई चीज महसूस की। वो चीते किसी तेजी के साथ घूमा। बिजली एक बार फिर कड़क कर चमकी। उसके सामने एक और वहशी परिंदा अपने ही खून में तड़प रहा था, जबकि जहाज के अर्शा पर अब कोई वहशी परिंदा नजर ना रहा था। और फिर यकायक तेज हवाओं का जोर खत्म होने लगा। समुंदर की लहरें भी सुस्त रफ्तार होती जा रही थीं। आसमान पर छाए हुए स्याह बादल छट रहे थे और कभी कभी उनमें से चांद का चेहरा निकलकर चंद लम्हों के लिए अरशे को रोशन कर रहा था। सब खत्म हो गए नामुराद। अरगास ने परवेज के करीब आते हुए कहा। हम लोग इस वक्त किस जगह हैं? परवेज ने पूछा। ये मत पूछो, तूफान ने हमको सही रास्ते से बहुत दूर हटा दिया है। अब हम समुंदर के धारे पर बह रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं कि हम इस वक्त किन पानियों में हैं। जहाज डोलता हुआ समुंदर की मौजों पर सिरकता जा रहा था। इसी असना में एक बार फिर आसमान पर बादल इकट्ठे होने शुरू हो गए और जहाज को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में उनको यूं महसूस हुआ जैसे जहाज तेज तेज हचकोले खाने लगा है। अचानक हवाओं में फिर शिद्दत पैदा हो गई। जहाज खौफनाक मौजों के जोर से किसी मूज और घोड़े की तरह भागने लगा और फिर जैसे कोई जादू हो गया हो, अचानक बादल फटा और चांद की रोशनी में उनको ठीक सामने जमीन उभरी हुई दिखाई दी। बज़ाहिर ये कोई चट्टान मालूम होती थी। जहाज पूरी रफ्तार से उधर दौड़ रहा था। अब जरा सी देर की कसर बाकी थी। यकायक सारे जहाज में अफरा तफरी मच गई। शहजादा परवेज चीख चीख कर अपने साथियों को हदायत दे रहा था, मगर अरगास का तजुर्बा उसे बता रहा था कि जहाज के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। उसी लम्हे कैरोन अरशे पर दौड़ता हुआ नमूदार हुआ। हमारे बचने का अब कोई इम्कान नहीं, उसने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। बस मारे गए। अरगास घुटी घुटी आवाज में बोला। इन पानियों में शार्क मछलियां कसरत से हैं, हम सबको चट कर जाएंगी। उसी लम्हे जहाज जमीन के साथ पूरे जोर से टकराया तो पानी की लहरें यूं उड़ी जैसे शीशे के किसी गिलास के परखच्चे उड़ गए हों और जहाज में सवार लोग उलट उलट कर गिरने लगे। तो परवेज ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर छलांग लगाई और अर्शे की दीवार अबूर करते हुए समुंदर में जा गिरा। अब वो समुंदर की लहरों से उलझा हुआ था। अचानक एक शार्क मछली उससे कोई 1 गज के फासले पर उभरी तो परवेज ने तलवार से उस पर वार किया तो शार्क के 2 टुकड़े हो गए और सारा समुंदर सुरख हो गया। फिर उसने एक खौफनाक मंजर देखा। कई खूंखार मछलियां तेजी से उधर झपटी और जख्मी मछली पर टूट पड़ी और उसका गोश्त नोचने लगी। इतने में शहजादा परवेज खुश्की पर पहुंच गया और उसके पीछे अरगास और कैरोन समुंदर में तैरते हुए खुश्की पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचकर परवेज ने इधर उधर देखा। खुश्की का वो सिरा जहां वो मौजूद थे आहिस्ता आहिस्ता एक ढलवान सा बनता जा रहा था। उसके आखिरी सिरे पर इंतहाई घने दरख्तों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था। ये दरख्त ज्यादा लंबे न थे लेकिन इस कदर घने थे कि निगाह उनके अंदर जाने से कासिर थी। शहजादा परवेज की नजर अचानक समुंदर की जानिब उठ गई। उसके मुसल्ला सिपाही अरशे पर एक कितार में बैठे सस्ता रहे थे। एकाएकी थोड़े फासले से एक गरजदार आवाज सुनाई दी। ये दहशतनाक आवाज जंगल की तरफ से उभरी थी और कतई गैर इंसानी लग रही थी। ये किसी चीख से मुशाबा थी, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार पर झपटने से पहले धाड़ा हो। भैया परवेज, ये आवाज कैसी थी? अरगास बोला। शहजादा परवेज ने अपने सर को नफी में हिलाते हुए कहा, पता नहीं ये क्या है। यूं लगता है जैसे जंगल की कोई खबीस रूह धाड़ी हो। ये एक अजीबोगरीब जगह है। ये समुंदर भी हमारे लिए कतई अजनबी है।
हो सकता है यहाँ शैतान का मस्कन हो और ये उसी की आवाज़ हो। उसी लम्हे फिजा एक बार फिर किसी चीख की आवाज़ से लरज उठी, लेकिन इस बार गूंजने वाली चीख यकीनन इंसानी थी, दहशत से भरपूर। दूसरे ही लम्हे भागते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। साथ ही साथ उन्होंने झाड़ियों से रगड़ती हुई किसी भारी और वजनी शय की आवाज़ भी सुनी। वो चौंक गए। उधर घूम कर देखा, ये आवाज़ उधर से आई थी जिधर कोई 50-60 गज के फासले पर घने दरख्त खड़े थे। अब उनकी नजरें दरख्तों के उस झुंड पर लगी थी जहां से निकलकर एक औरत दौड़ती चली आ रही थी। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। उसके पीछे आने वाली चीज को देखकर अरगास के रोंगटे खड़े हो गए। वो साया सा जो औरत का पीछा कर रहा था, ना तो जानवर था ना इंसान। वह शक्ल में किसी परिंदे की मानिंद था, किसी बहुत ही बड़े परिंदे की मानिंद। कम अज कम इस दुनिया में ऐसे परिंदे का वजूद सोचा भी नहीं जा सकता। कद में ये कम से कम 11 फुट बुलंद होगा। उसकी गर्दन, जिसमें एक मुड़ी हुई चोंच मौजूद थी, किसी घोड़े की गर्दन के मानिंद थी। उसके भारी सर में 2 सुरख सुरख आंखें उबली पड़ रही थीं। उसके पांव काब की मानिंद नोकीले पंजों वाले थे। वो अपने कवि हैकल परों को फिड़फिड़ाता फुदकता हुआ लड़की के पीछे दौड़ रहा था। चंद ही लम्हों में दोनों करीब आ गए। लड़की एक तेज चीख के साथ शहजादा परवेज के करीब ही जमीन पर गिर गई तो वो झपट कर उस परिंदे और लड़की के दरमियान आ गया। परिंदे का सर शहजादा परवेज के ऊपर मौत के किसी बुलंद मीनार की मानिंद घूम रहा था। दूसरे ही लम्हे परिंदे ने अपनी चोंच से परवेज के सर का निशाना लिया तो जंगजू परवेज ने फुर्ती से पैंतरा बदला। परिंदे की चोंच किसी गुर्ज की मानिंद जोर से टकराई। फिर परवेज का हाथ घूमा। उसकी तलवार परिंदे के जिस्म के साथ पूरे जोर से टकराई। उसकी धार परिंदे के परों में उतर गई। एक बार फिर उसे अपने सर पर तनी हुई खुद पर परिंदे की ज़रब महसूस हुई और वो लड़खड़ा गया। करीब था कि वो दूसरी ज़रब से नीचे गिर जाता, लेकिन वह संभला और अपनी तलवार परिंदे की लंबी और किसी तने की मानिंद मोटी टांगों पर दे मारी। ये वार कारी साबित हुआ। परिंदा किसी सतून की तरह जमीन पर गिर गया। उसके हलक से एक चिंगाड़ती हुई आवाज़ बुलंद हुई जिससे पूरा इलाका लरस गया। परवेज ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी तलवार परिंदे की सुरख आंखों पर दे मारी जो परिंदे के सर में गोया जुड़ी हुई थीं। उसने फिर एक के बाद एक कई वार किए, हत्ता कि वो खबीस रूह बिल्कुल ही बेजान हो गई। थोड़ी देर तक वो कई गज के दायरे में अपने कवि हैकल बाजुओं को घसीटता रहा और फिर ठंडा हो गया। खत्म हो गया खबीस। अरगास ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, हम शायद दुनिया के आखिरी सिरे पर आ निकले हैं। जंगल का ख्याल रखो, हो सकता है इस किस्म का कोई और भी दरिंदा आ जाए। शहजादा परवेज ने कोई जवाब न दिया और उस औरत की तरफ देखा जो उठकर बैठ गई थी। उसकी आंखों से अभी तक खौफ जाहिर हो रहा था। शहजादा परवेज को अपनी तरफ देखते पाकर वो हाँपती हुई उठी और घुटी घुटी आवाज में बोली, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? यहाँ देवताओं के जजीरे में क्या कर रहे हो? हम जहाज रान हैं। तूफान ने हमारे जहाज को इस नामालूम जजीरे में ठहरने पर मजबूर कर दिया है। शहजादा परवेज ने कहा, मेरा नाम परवेज है। मैं मुल्क शारिस्तान का शहजादा हूँ। और तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? ये जगह मैंने तुमको बताया है ना, ये देवताओं का जजीरा है। कभी यहाँ समुंदर के देवता रहा करते थे, लेकिन अब देवताओं ने अपना मस्कन समुंदर की तह में बना लिया है। वो खुद तो यहाँ नहीं आते, लेकिन उनके भेजे हुए तूफान यहाँ आते रहते हैं। और मेरा नाम कारिंदा है। कारिंदा? हाँ, मुझे समुंदर की बेटी भी कहते हैं, क्योंकि मैं अभी छोटी सी थी जबकि समुंदर की तूफानी लहरों ने एक दिन मुझे इस जजीरे में ला फेंका। फिर क्या हुआ? उस वक्त इस जजीरे में एक अजीबोगरीब नस्ल आबाद थी जो काला इलम जानती थी। इस जजीरे के उन बाशिंदों की रंगत तांबे की तरह थी। उन्होंने मुझे साहिल पर पड़े देखा। फिर क्या हुआ? परवेज ने पूछा। वो मुझे उठाकर अपने सरदार के पास ले गए। मेरे दाएं शाने पर एक बड़ा तिल है जिसे नजूमी लोग पदम का निशान कहते हैं। पदम का निशान? हाँ, ये निशान जिस शख्स के बदन के किसी हिस्से पर होगा वो बादशाह होगा। अगर ये निशान औरत के होगा तो वो मलिका होगी। अच्छा, फिर? बस फिर उनके सरदार ने कहा कि मैं समुंदर की बेटी हूँ, समुंदर की देवी हूँ जो उनको समुंदर ने बख्शी है। इस तरह मुझको एक मंदिर में ला डाला तो वहाँ दूसरे देवताओं और बुतों के साथ मेरी परस्तिश भी होने लगी। अच्छा, तो वो तुमको पूजने लगे? हाँ, और फिर जब मैंने ज़रा होश संभाला तो मंदिर के बड़े पुजारी ने मुझे जादू के इसरार सिखाने शुरू कर दिए। जल्द ही मैंने उनकी जुबान सीख ली और बहुत से राजों से भी वाकिफ हो गई। और फिर? हाँ, और फिर क्या हुआ? जूं मैं बड़ी होती गई मेरे अंदर आला इक़्तिदार की हवस भी बढ़ती चली गई। वैसे भी समुंदर की बेटी के लिए ये कतई मुनासिब ना था कि वो सिर्फ मंदिर की मूरत बनी बैठी रहे और जानवरों और इंसानों की जानों की भीड़ पर कनायत करे। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आग सी दहक रही थी। फिर उसने अपनी दास्तान जारी रखते हुए कहा, उस कौम में एक शख्स कोटार था। वो अपने खानदान का सरदार था। उसके साथ मिलकर मैंने एक साजिश की
बड़े पुजारी की बालादस्ती को नोच फेंका। बड़ा जबरदस्त कश्तो खून हुआ। औरतें और बच्चे मक्खियों के मानिंद मारे जाने लगे। खून की नदियां बह गईं। आखिरकार जीत हमारी हुई। कोटार और मैं अपनी साजिश में कामयाब हो गए। फिर क्या हुआ? बड़े पुजारी का जवाल, हमारा अरूज, पूरे जजीरे पर एक देवी, एक मलका की सूरत में मेरा हुक्म चलने लगा। खूब, मगर जब तुम एक मलका हो तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? शहजादा परवेज ने कहा। और यह हैबतनाक मखलूक तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? जवाब में कारिंदा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने होंठ काट लिए। उसने बुलंद आवाज में कहा, तुम लोग खूब जानते हो कि औरत बहरहाल कमजोर होती है। मेरे साथ भी वही हुआ। कोटार ने, जिसको मैंने अपना वजीर बना लिया था, मेरे साथ धोखा किया। मैंने उसको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। उसने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने मेरे खिलाफ महाज तैयार कराया। फिर मेरी वफादार फौज और बागियों में जबरदस्त मार्का हुआ। अच्छा, लड़ाई? हाँ, जिसमें मुझे शिकस्त हुई। मुझे कैदी बना लिया गया, लेकिन उनमें इतनी जुर्रत न थी कि मुझे कत्ल कर सकें, क्योंकि मैं बहरहाल सिर्फ मलका ही नहीं, एक देवी भी थी, समुंदर की बेटी। लिहाजा सुबह होने से पहले ही, महज इस खौफ से कि अवाम कहीं बगावत न कर दें, कोटार ने मुझको खाड़ी में धकेल दिया और अपने आदमियों के जरिए मुझे इस पार पहुंचा दिया। ये कहानी अभी जारी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।